अपने पापा से कभी मेरी फरमाइश न करना, क्योंकि मैं खुद उनके बगैर नहीं रह सकता। वो जिस्म है, मैं जान हूं। तुम उनसे उनकी जान ना मांगना, यानी तुम मुझे नहीं चाहते हो। तुम्हें कौन काफिर नहीं चाहेगा? तुम हसीन हो, जवान हो और एक ज़हीन डॉक्टर हो। तुम पर तो लोग मरते होंगे, लेकिन मैं जिंदा रहना चाहता हूं। वो एक सोफे पर बैठ गई, नाराज होकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। उसी वक्त सलमान ने पारस के पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, तुम्हारी फूफी और कामरान को फरहाद विलेज रवाना कर दिया गया है। तुम सुनाओ, क्या मेरी ज़रूरत है? पारस ने मुख्तसर तौर पर बताया कि यहाँ योगा के माहिरीन की टीम पहुंची हुई है। वो फूफी, कामरान और सोफिया को अगवा करके पापा को मजबूर करना चाहते थे। अब फूफी और कामरान की तरफ से इत्मीनान हो गया था, सोफिया के लिए अंदेशे रह गई हैं। सलमान ने पूछा, क्या सोफिया को भी किसी पनाहगाह में पहुंचाया जाए? पापा चाहते हैं ये अपनी लेबॉर्ट्री में बेहतरीन दवाएं तैयार करे और अपना कारोबार खुद संभाले, लेकिन यहूदी अपनी दवाओं का फार्मूला सोफिया को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वो जानते हैं उन्हें पाकिस्तान से एक पैसे का भी मुनाफा हासिल नहीं हुआ करेगा। गोया यहूदियों से मुकाबला जारी रहेगा। जी हाँ, आप जरा चौधरी हाकिम अली के पास जाएं, वो योगा की टीम के किसी बॉस से मिलने गया है। सलमान चला गया। पारस ने सोफिया को देखकर पूछा, तुमने मुंह क्यों फेर लिया है? मेरे मुंह फेरने से तुम्हारा क्या जाएगा? मुंह उधर रहेगा तो मुझे नजर नहीं आएगा। मुझे देखकर क्या करोगे? मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। सोफिया, मेरी शराफत को समझो। मैं तुम्हें मोहब्बत का फरेब देकर कुछ रोज की अय्याशी नहीं चाहता। फराज साहब ने मुझे सिर्फ तुम्हारी जान का नहीं, इज्जत का भी मुहाफिज बनाया है। वो कुछ ना बोली, मुंह फेरे बैठी रही। पारस ने कहा, मैं भूखा प्यासा आया था, सोचा था यहां कुछ खाने को मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं किसी होटल में जाकर। वो फौरन उठकर बोली, ओ खुदा, मैं बहुत खुदगर्ज हूं। अपने दिल की बातें करती रही और तुम्हें एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछा। सॉरी तारिक, मुझे भी भूख लग रही है। मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। वो तेजी से चलती हुई किचन में आई, फ्रिज से खाने की चीजें निकालकर गर्म करने लगी। वो एक खुश्क मिजाज लेडी डॉक्टर थी। पारस के आने से रोमांस की हवा चलने लगी थी, निगाहों में फूल खिलने लगे थे। अब इस दुनिया में सिर्फ दवाइयां नहीं, रंगीनियां भी नजर आने लगी थी। पारस ने उसे सोते से जगा दिया था, जगा देने के बाद सोने से इनकार कर रहा था। एक पहलू से सोफिया को अपनी तौहीन का एहसास हुआ, दूसरे पहलू से उसकी शराफत और नेक नियति की कायल हो रही थी। और ये शराफत उसे पारस को और दीवाना बना रही थी। उसे खुशी भी थी और गुस्सा भी आ रहा था। औरत भी अजीब चीज है। इज्जत पर हाथ डालो तो फरियाद करती है, हाथ खींच लो तो शिकायत करती है। मैंने पिशावर की जमीन पर कदम रखा, गोया जांबाजों की इस तारीख के सफ़ात पर आ गया, जहां दुनिया की बेशुमार जंगजू कौमें आईं और पठानों की जांबाजी के आगे दम न मार सकीं। आर्या, ईरानी, यूनानी, तुर्क, मंगोल, मुगल और आखिर में फरंगी। इन तमाम कौमों ने पूरे हिंदुस्तान पर अपनी तहजीब का असर डाला, लेकिन पठानों पर असर अंदाज ना हो सके। ये आज भी अपना लिबास पहनते हैं, अपनी पगड़ी सर पर रखते हैं, अपने रस्म और रिवाज पर कायम रहते हैं, दूसरों की तहजीब नहीं अपनाते, दूसरों को अपनी तहजीब का सरमाया देते हैं। मोहब्बत मिले तो गले लगते हैं, नफरत मिले तो तारीख गवाह है। इन्होंने सिकंदर आजम से लेकर फिरंगियों तक के कदम अपनी ज़मीन से उखाड़ दिए। मैं जिस शहर में जाता हूँ, महंगे और आरामदेह होटलों में क्याम करता हूँ, लेकिन लाहौर में एक रात मैंने स्टेशन के पास एक ऐसी सराय में गुजारी थी जहाँ एक चारपाई के सिर्फ 5 रुपये लिए जाते थे। पिशावर में भी मैंने एक सराय में क्याम किया। ऐसी जगह रहने से अपने वतन के लोगों को करीब से देखने और समझने के मौके मिलते हैं। मैंने एक चारपाई पर आराम से लेटकर आईजी से रब्ता किया, फिर कहा, मैं पेशावर पहुंच गया हूं। आप यहां के जेलर से फ़ोन पर बातें करें। अगर बात ना करना चाहें तो रॉन्ग नंबर कहकर रिसीवर रख दें। आईजी ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल करते हुए कहा, मैं समझ गया, आप जेलर की आवाज़ सुनना चाहती हैं। दूसरी तरफ फ़ोन की घंटी बजने लगी। किसी ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, सेंट्रल जेल पेशावर, मैं मुकद्दस खान, वल्द तकद्दस खान जेलर बोल रहा हूँ। मैं मुकद्दस खान जेलर के दिमाग में पहुंच गया। आईजी ने पूछा, तुम अपने नाम के साथ वल्दियत क्यों बताते हो? वो बोला, क्या बताऊं, ये एक ट्रेजेडी है। यहाँ एक कातिल उम्र कैद की सजा काटने आया है, उसका नाम भी मुकद्दस खान है। आईजी ने कहा, वाकई ट्रेजेडी है, जेलर भी मुकद्दस और कातिल भी मुकद्दस। लोग आपको कातिल समझकर फ़ोन करते होंगे। जी हाँ, उस कातिल की पहुंच बहुत ऊपर तक है, कोई ना कोई बड़ा आदमी उसे फ़ोन पर बुलाता है, इसलिए मैं वल्दियत के साथ अपना नाम बताता हूँ ताकि मैं जेलर ही समझा जाऊँ। ये कितनी तौहीन की बात है कि कातिल बदमाश का नाम मुकद्दस खान है। बाय द वे, आप कौन है? मेरा नाम भी मुकद्दस खान है। ये कहते ही आजी ने रिसीवर रख दिया। जेलर ने 2-4 बार हेलो हेलो कहा, फिर रिसीवर रख कर बुड़बुड़ाया, मेरे वालिदैन ने मेरा बेहतरीन नाम रखा है, अगर इसे रजिस्टर्ड करा देते तो फिर कोई ये नाम ना रख सकता, पूरी दुनिया में एक मैं ही मुकद्दस रहता। मैं खामोशी से उसके ख्यालात पढ़ रहा था। पता चला कि हमजा खान की रिहाई का इजाज़तनामा आ गया है। कल सुबह 9 बजे उसे रिहा कर दिया जाएगा। वो क्लाशनकोफ और 7mm जैसे जदीद तरीन हथियारों का स्मगलर था। टाइम बम और रिमोट कंट्रोलर से ब्लास्ट होने वाले बमों का सप्लायर था। कई कत्ल कर चुका था, उस पर कई मुकदमात थे, लेकिन ऐसे असर रसूख और ऐसे रोबो दबदबे वाला शख्स था कि उसके खिलाफ ठोस सबूत ना होने के बावजूद किसी भी मुकदमे का फैसला नहीं हो पा रहा था।
उसके मुतल्लिक मशहूर था कि जो पुलिस अफसर उसे गिरफ्तार करता था वो चंद दिनों में मारा जाता था। जो भी जज उसके खिलाफ फैसला सुनाना चाहता उसके बीवी बच्चों में से किसी को अगवा कर लिया जाता। कोई सरकारी वकील उसके खिलाफ बोलने के लिए अदालत में नहीं आता था, इसलिए किसी मुकदमे का फैसला नहीं हो पाता था। उसके खिलाफ जितने ठोस सबूत होते थे उन्हें बड़ी राजदारी से ज़ाया कर दिया जाता। हमजा खान कितना ज़बरदस्त और नाकाबिल शिकस्त है, इसका यकीन इस तरह भी होता था कि वो अपने दिमाग के दरवाजे टेलीपैथी जानने वालों के लिए बंद रखता था। उसकी ऐसी सलाहियतों को देखकर यहूदी उसकी पुश्त पनाही कर रहे थे। एक जाली पुलिस अफसर शाह खान ने उस खतरनाक कातिल और स्मगलर को गिरफ्तार करके आहनी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। हमजा खान हंसता हुआ और ये कहता हुआ जेल में आया था, शाह खान, अभी तुम जवान हो, तुम्हें देखकर अपना जवान बेटा याद आ गया, लिहाजा तुम्हारा दिल रखने के लिए यहाँ आ गया हूँ, जब चाहूंगा यहाँ से चला जाऊंगा। शाह खान ने कहा, तुम्हारे खिलाफ ऐसे ठोस सबूत हासिल कर चुका हूँ कि अब इन सलाखों के पीछे से फांसी के फंदे तक ही पहुंचोगे। हमजा खान यूं भी दुनियावी हंगामों से दूर रहने और तन्हाई में आराम करने के लिए कभी कभी जेल में आता था। वहां उसके ऐश आराम की तमाम चीज़ें मुहैया की जाती थीं। उसके अहकामत के मुताबिक उसके हवारी जेल के बाहर वारदात करते थे। कत्ल व गारत गरी की वारदात का इल्ज़ाम उस पर आयद नहीं होता था, क्योंकि कानून की आंखें ऐसे वक्त उसे जेल की चार दीवारी में देखती थीं। डीएसपी शाह खान ने उसके खिलाफ तमाम सबूत अपने आला अफसर को दे दिए थे ताकि बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जा सके। आला अफसर ने कहा, शाह खाना, तुमने उसे गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन पिछले 2 अफसरों का अंजाम मालूम है ना? उन्होंने हमजा खान को जेल पहुंचाया और खुद दूसरी दुनिया में पहुंच गए। मैं जानता हूं मेरा भी यही अंजाम हो सकता है, लेकिन सर, हम में से किसी को तो दिलेरी से मौत का चैलेंज कबूल करना चाहिए। अगर मैंने भी बुज़दिली दिखाई तो पुलिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत क्या रहेगी? क्या सिर्फ इसलिए कि हम वर्दियाँ पहनकर तनख्वाह लेते रहें? बहुत जोशीले हो, इसलिए कि तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं हैं, हमारे हैं। जब कोई कातिल हमारे किसी नन्हे बच्चे की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखता है तो हमारी दिलेरी और फ़र्ज शनासी हवा हो जाती है। वैसे तुम्हें हक पहुंचता है कि अपने हौसलों को आजमाओ, जाओ और ज़रूर आजमाओ, लेकिन मैं तुम्हारे हक में दुआ नहीं करूंगा, क्योंकि हमजा खान के खिलाफ दुआ भी कबूल नहीं होती। शाह खान को बाद में मालूम हुआ कि हमजा खान की जड़ें कितनी गहरी हैं और कितनी दूर तक फैली हुई हैं। उसके खिलाफ जितने सबूत फराम किए गए थे वो तमाम सबूत इस केस की फाइल के साथ चोरी हो गए थे। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस डिपार्टमेंट के एक दफ्तर से चोरी हुए थे। शाह खान ने अपने आला अफसर से पूछा, क्या कल इसे तस्लीम करती है? तस्लीम करना चाहिए, पुलिस वालों के घरों में भी चोरियां होती हैं। सर, दिलों में चोर ना हो तो घरों में चोरी नहीं होती। शाह खाना, तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो, जाओ यहाँ से। वो अपने सीनियर को सलूट करके चलाया। ये बात उसे तकलीफ पहुंचा रही थी कि आला अफसर कितना ही बेईमान हो, उसे सलूट करना पड़ता है। उनकी बेईमानियों के बायस एक ईमानदार अफसर को मुजरिमों के सामने सर झुकाना पड़ता है। शाह खान को हमजा खान का रिलीज ऑर्डर लेकर जेलर के पास जाना पड़ा। हमजा खान ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जिन हाथों से मुझे गिरफ्तार किया था उन्हीं हाथों से मेरी रिहाई का परवाना लेकर आए हो। अब भी तुम्हें अकल आई है या नहीं? वो बोला, शैतान ताकतवर जरूर होता है, लेकिन कभी कभी इंसान से हारता जरूर है। जिन खुफिया जराए से तुम कामयाबियां हासिल करते हो, पहले मैं उन जराए को नाबूद करूंगा, फिर तुमसे समझूंगा। वह नए अज़म के साथ वहां से चला गया। हमजा खान ने जेलर से कहा, यह जवान अफसर बड़ा हिम्मत वाला है, मगर अकल वाला नहीं है, और इसके तेवर बताते हैं इसे कभी अकल नहीं आएगी। खैर, जाने दो, रिहाई की बात करो। खान खाना, तुम तो जेल के कवायद जानते हो, कैदियों को सुबह 9 बजे रिहा किया जाता है। कोई बात नहीं, हमको जल्दी नहीं है। मेरा आदमी लोग को फ़ोन करो, सुबह गाड़ी लेकर आएगा। उसकी रिहाई के लिए एक रात रह गई थी। ऐसे ही वक्त में जेलर के ख्यालात पढ़कर मालूमात हासिल कर रहा था। जेलर ने हमजा खान के एक दस्ते रास्ते से फ़ोन के जरिए रब्ता किया। उसे बताया कि हमजा खान रिहा किया जा रहा है, वो सुबह गाड़ी ले आए। ये मुझे मालूम हो चुका था कि उसके तमाम हवारी और दस्ते रास्त योगा के माहिर हैं, इसलिए मैंने उस दस्ते रास्त के दिमाग को नहीं छेड़ा। जेलर के ख्यालात से मालूम हुआ कि हमजा खान का जवान बेटा मीर राज खान रंगीन मजाज है। गर्मियों का मौसम लंदन, पेरिस और जनीवा वगैरह में गुजारता है, आजकल पाकिस्तान में है। बाप चाहता था कि बेटा उसकी तरह योगा में महारत हासिल कर ले, लेकिन उसे शराब और शबाब का चस्का पड़ गया था। क्योंकि 4 बेटियों पर एक ही बेटा था, इसलिए बेटे पर सख्तियां नहीं करता था। उसे अपनी जान से ज़्यादा चाहता था। किसी हद तक उसके लाड़ प्यार ने ही उसे गुमराह किया था। जेलर ने मेरी मर्जी के मुताबिक फ़ोन पर मीर दराज खान से रब्ता किया और कहा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारा बाबा जानी कल सुबह रिहा हो जाएगा। वो बोला, ठीक है, मैं कल सुबह गाड़ी ले आऊँगा। नहीं छोटे खान, तुम ना आना, खान खाना ने तुम्हें इतला देने को नहीं कहा था। मैं जानता हूँ बाबा जानी मुझे जेल के दरवाजे से दूर रखना चाहते हैं। ठीक है, मैं नहीं आऊँगा। मैं उस जवान मीर दराज खान के दिमाग में पहुंच गया। वो अदीना नामी एक गाँव में अपनी वालदा और बहनों से मुलाकात करने गया था। इसी शाम पेशावर आना चाहता था। माँ ने उसे रोक लिया था। फिर उसने बताया कि बाबा जानी से मिलने जा रहा था, वो सुबह रिहा हो रही है। वो अपनी आबाई हवेली से निकलकर कार के जरिए पेशावर की तरफ रवाना हो गया। मैंने माँ बेटे के ख्यालात पढ़कर मालूम किया, आजकल हमजा खान कुछ ज़्यादा मोहतात हो गया था। घर का या जेल का खाना नहीं खाता था। यह अंदेशा था कि कोई खाने पीने की चीज़ों में ज़रा रसांदवा मिला सकता है।
उसे दिमागी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर बना सकता है। इसलिए उसका योगा का माहिर दस्ते रास्त खुद पकाकर उसके लिए खाना लाया करता था। गोया वो मेरी वजह से अंदेशों में घिरा हुआ था, हर पहलू से मोहतात रहकर मुझसे टकराने पर आमादा हुआ था। एक बात वो भूल गया था कि मैं राह चलते किसी भी शख्स के दिमाग में कब्जा जमाकर उसे गोली मार सकता हूँ, उसे जख्मी करके उसके दिमाग में जगह बना सकता हूँ। मैं अब यह तरीका आजमाना नहीं चाहता था। हो सकता था कि उसने इस पहलू से भी अपने बचाव का इंतजाम किया हो, फिर यह कि फौरन उसे छेड़ना मुनासिब नहीं था। मैं उसे अंदेशों, वाहम और अपनों से बदगुमानियों में मुब्तला रखना चाहता था। अपनों से बदगुमानी इसलिए थी कि मैं उसके अपनों के दिमागों पर कब्जा जमा कर भी नुकसान पहुंचा सकता था। मीर दराज खान रात के 8 बजे पेशावर पहुंचा। हमजा खान के दस्ते रास्त ने उससे कहा, छोटे खान, तुमको इधर नहीं आना था। बाबा जानी गुस्सा करेगा। क्यों गुस्सा करेगा? क्या मैं बेटा नहीं हूं? क्या मेरा दिल बाप से मिलने के लिए तड़पता नहीं है? तुम लोग फिक्र मत करो, मैं बाबा जानी को समझा लूंगा। उस रात वो अपनी कोठी में एक माशूक को बुलाना चाहता था। मैंने उसे मौका नहीं दिया, उसे जल्दी सुला दिया। फिर उस पर तनवीं में अमल किया। उसके दिमाग में ये नक्श किया कि वो शराब नहीं पिएगा, कोई नशा नहीं करेगा, पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लिया करेगा, सिर्फ सोनिया की आवाज़ और लहजे को अपने अंदर महसूस नहीं करेगा। फिर ये हुक्म दिया कि वो अपने दिमाग में कोड नंबर 0102 और 03 सुनते ही खुद को भूल जाएगा। खुद फरामोशी के दौरान जो हरकतें करेगा वो हरकतें उसे होशमंदी के वक्त याद नहीं रहेंगी। वो दोबारा कोड नंबर 0102 और 03 सुनकर अपने होश व हवास में आएगा, खुद को पहचानेगा, लेकिन खुद फरामोशी को भूल जाएगा। इसके बाद में डीएसपी शाह खान के दिमाग में आया। वो मेरी आवाज़ सुनते ही चौंक कर खलाओं में तकने लगा, सोचने लगा, क्या ये आवाज़ मेरे अंदर से आ रही है? हाँ, मैं फरहाद अली तैमूर तुम्हारे अंदर बोल रहा हूँ। वो खुश होकर बोला, क्या वाकई? मैं इतना खुश नसीब हूँ कि आप मेरे पास आई हैं। मैं तुम्हारी ईमानदारी और फ़र्ज शनासी का नाम बनकर आया हूँ। मैं हमजा खान के सामने तुम्हारा सर झुकने नहीं दूंगा। बेशक खुदा नेकी का सिला देर से देता है मगर ज़रूर देता है। मैंने पूछा, क्या तुम चाहते हो इस मुजरिम को रिहाई ना मिले? बेशक मैं कानून की सरबुलंदी चाहता हूँ। शाहखाना, हमारे मुल्क का कानून लकड़ी की तलवार बन गया है। इस तलवार से तुम फौलाद को नहीं काट सकोगे। उसके खिलाफ सबूत और गवाह जमा करते रहोगे और तुम्हारे बड़े व सबूत ज़ाया करते रहेंगे। फिर मुझे क्या करना चाहिए? लोहे को काटने के लिए लोहा बनना चाहिए, शैतान को मारने के लिए शैतानी चाल चलना चाहिए। आप मुझे ऐसा मशवरा दें कि मैं कानून के मुताबिक अमल करते हुए कामयाबी हासिल करूं। ऐसे कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी। तुम मेहनत करते रहोगे, तुम्हारे बड़े उस मेहनत को मिट्टी में मिलाते रहेंगे। ज़रा अकल से सोचो। तुम्हारे आला अफसरान गैर कानूनी हरकतें करके मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, यानी वो वर्दी पहनकर जुर्म करते हैं। अगर तुम भी कानून से ज़रा हटकर ऐसी चाल चलो कि मुजरिमों की कामयाबियां नाकामियों में बदल जाएं, हमजा खान की रिहाई का हुक्म मिलने के बाद भी उसे रिहाई ना मिले, तो ये तुम्हारी और कानून की जीत होगी। बात समझ में आ रही है? आप मुझे गाइड करें। सबसे पहले ये समझ लो कि यहूदियों की टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे दिमाग में आकर तुम्हें गैर कानूनी हरकतें करने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर तुम पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लोगे तो वो तुम्हें अपने इशारों पर नहीं नचा सकेंगे। मैं दुश्मनों की सोच की लहरों को कैसे महसूस कर सकता हूँ? तुम आराम से बिस्तर पर लेट जाओ और मुझे तनवीमी अमल करने दो। इस अमल से तुम्हारा दिमाग हसास हो जाएगा। तुम्हारे जैसा सेहतमंद जवान आसानी से 1 मिनट तक सांस रोक सकता है। वो राजी हो गया। बिस्तर पर आराम से लेटकर उसने जिस्म को ढीला छोड़ दिया, जहन को मेरी तरफ माइल कर दिया। मैंने बड़ी आसानी से उसे अपना मामूल बनाकर उसके दिमाग को हुक्म दिया कि आइंदा पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेगा और सांस रोक लिया करेगा। सिर्फ सोनिया की आवाज़ और लहजे को महसूस नहीं करेगा। और यह भी हुक्म दिया कि वो कानून की बालादस्ती के लिए कभी कभी कानून से हटकर भी अमल किया करेगा। ये अमल करने के बाद मैं भी अपने दिमाग को हदायत देकर सो गया। इस सराय में मेरा अलग कमरा नहीं था। वहाँ हर कमरे में 4 या 6 मुसाफिर रहा करते थे। मैं मोहतात रहकर दूसरों से अलग थलग जिंदगी गुजारता था, लेकिन इस सराय में मैं एक मामूली सा आमसा मुसाफिर था। वहाँ मेरा माल चोरी हो सकता था मगर जान का खतरा नहीं था। सुबह 5 बजे मेरी आंख खुल गई। मैं सोनिया का लहजा इख्तियार करके मीर दराज खान के पास आया, उसे नींद से बेदार किया, फिर उसके अंदर कोड नंबर अदा किए। उन्हें सुनते ही वो दिमागी तौर पर गायब हो गया, खुद को भूल गया। बिस्तर से उठकर स्टोर रूम में आया। वहाँ कुछ हथियारों और मुख्तलिफ किस्म के बॉम्ब रखे हुए थे। उसने 2-10 बॉम्ब और रिमोट कंट्रोलर को उठाया, फिर कोठी के बाहर आ गया। पोर्च में 2 गाड़ियां खड़ी थीं, एक शिराड और दूसरी होंडा एकॉर्ड थी। इन 2 में से कोई एक गाड़ी हमजा खान के लिए जाने वाली थी। मीर दराज खान ने आसपास नजरें दौड़ाईं। इतनी सुबह कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने बारी बारी दोनों गाड़ियों के नीचे जाकर एक एक बॉम्ब को वहां बांध दिया, फिर बाहर निकलकर कोठी के अंदर आ गया। रिमोट कंट्रोलर को उस लिबास की जेब में रखा जिसे वह पहनकर जाने वाला था। फिर मैंने उसे एक कुर्सी पर बिठाकर कोड नंबर सुनाई। वो फौरन दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। थोड़ी देर पहले उसने जो कुछ किया था वो उसे याद नहीं रहा। मैंने गुस्ल वगैरह के बाद लिबास तब्दील किया, फिर पठानी पराठे और अंडों के ऑमलेट का नाश्ता किया। इसके बाद चाय पीकर मीर दराज खान के पास पहुंच गया।
वो भी नाश्ते वगैरह से फारिग हो गया था। मैंने कोड नंबर के जरिए उसे गाफिल किया। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक रिसीवर उठाकर जेलर के नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने पर भर्राई हुई आवाज में बोला, मैं हमजा खान का दोस्त है, उससे बात करना मांगता है। दूसरी तरफ से कहा गया, होल्ड ऑन प्लीज। बेटा बाप के इंतजार में रिसीवर कान से लगाए बैठा रहा। उसे खबर नहीं थी कि वो बाप से बातें करने वाला है और अपनी आवाज और लहजा बदल चुका है। थोड़ी देर बाद हमजा खान की आवाज सुनाई दी, हेलो, मैं हमजा खान बोल रहा हूं, तुम कौन हो? मैं भी तुम्हारा माफिक हथियारों का स्मगलर है। तुम्हारा जेल में रहने से मेरे माल का डिमांड बढ़ जाता है, मेरे को बहुत मुनाफा होता है। मैं तुमसे अर्ज करता हूं, तुम उधर जेल में रहो, बाहर मेरे को धंधा करने दो। हमजा खान ने नागवारी से पूछा, खंजीर का बच्चा, तुम कौन है? हम तुम्हारा बच्चा है, खुद को खंजीर मत बोलो, हमको अपना बच्चा समझ के धंधा करने दो। नहीं करने देगा तो तुम्हारा जिंदगानी खल्लास हो जाएगा। हमजा खान ने रिसीवर को गुस्से से क्रैडल पर पटक दिया। जेलर ने पूछा, क्या बात है खाने खाना? खुदा मालूम कौन बुजदिल का बच्चा है, फोन का ऊपर धमकी देता है, हम बाहर जाके देखेगा उसका शामत आया है। मैं जेलर के पास से फिर मीर दराज खान के पास आया। वह रिसीवर रखकर फोन के पास बैठा हुआ था। मुझे उसके जरिए गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। उसने खिड़की के पास आकर देखा। हमजा खान का दस्ते रास्त कार की स्टीयरिंग सीट पर था। पीछे 2 गनमैन बैठे हुए थे। वो अपने मालिक का इस्तकबाल करने जेल की तरफ जा रहे थे। इस वक्त 8 बजने वाले थे। मैंने मीर दराज खान के अंदर उसकी अपनी सोच के जरिए कहा, जेल यहां से 15 मिनट के फासले पर है। मैं ठीक 8:30 बजे यहां से निकलूंगा। बाबा जानी के आदमियों की नज़रों से छुपकर जेल से दूर रहूंगा। मुझे इस बात का खास ख्याल रखना है कि वहां किसी को मेरी मौजूदगी का इल्म ना हो। मैं उसे ज़रूरी बातें समझाकर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। सराय की चारपाई पर बैठकर ज़्यादा देर ख्याल ख्वानी के बायस मैं दूसरे मुसाफिरों की तवज्जो का मरकज़ बन जाता। लोग मुझे हैरानी से देखते और सोचते कि मैं बेहस और कथे की जगह जमकर क्यों बैठा हूँ। एक रात सराय में गुजारने के बाद दानिशमंदी यही होती कि मैं किसी होटल में क्याम करूं ताकि बंद कमरे के अंदर कोई मुझे मुराकबे में ना देख सके। मैंने छोटी सी अटैची में अपना सामान रखा, फिर सराय के मालिक से मुसाफिया करके एक छोटे से रिहायशी होटल में आ गया। कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करके घड़ी देखी, 8:30 हो चुके थे। पहले मीर दराज खान को देखा। वो कार ड्राइव करता हुआ कोठी के हाथे से निकल रहा था। उसके ख्यालात ने बताया कि वो बड़ी राजदारी से जेल की तरफ जा रहा है, वहां अपने लोगों की नज़रों से छुपने की कोशिश करेगा। मैंने शाह खान को मुखातिब किया, फिर कहा, फ़ोन पर हमजा खान से बात करो। उसे बताओ कि जेल के बाहर उसकी ज़िंदगी मुख्तसर हो जाएगी, उसे सलाखों के पीछे रहना चाहिए। वह रिसीवर उठाकर नंबर डायल करते हुए बोला, मामला क्या है? मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। राब्ता कायम हो गया। जेलर की आवाज़ सुनाई दी। शाह खान ने अपना नाम बताकर कहा, मैं हमजा खान से बात करना चाहता हूँ। चंद लम्हात के बाद हमजा खान की आवाज़ सुनाई दी। वह पूछ रहा था, हेलो ऑफिसर, बोलो क्या बात है? खाने खाना, अभी 1 मिनट पहले किसी अजनबी ने मुझे फ़ोन किया। वो बोलता था जेल के बाहर हमजा खान के लिए मौत है, वह याद चाहता है तो बाकी ज़िंदगी जेल के अंदर रहे। वो बोला, मैं समझ गया, उस खंजीर का बच्चा ने मेरे को भी फ़ोन के ऊपर धमकी दिया था। तुम फिक्र मत करो ऑफिसर, तुम मेरा मुखालिफ होके मेरे को खतरे से आगाह किया, मैं तुमसे बहुत खुश है। मेरे को खिदमत का मौका दिया, मैं तुम्हारा बहुत काम आएगा। खाने खाना, मैं रिश्वत नहीं लेता, ये तुम अच्छी तरह समझ गए हो। मैंने तुम्हें इसलिए खतरे से आगाह किया है कि तुम जिंदा रहो और मेरे हाथों अदालत में पहुंचकर सजाए मौत पाओ। उसने जोरदार कहका लगाया, फिर कहा, शाबाश ऑफिसर, शाबाश, तुम बहुत दिलेर है, इरादे का पक्का है, मैं तुमसे बहुत खुश है। मैं बाहर आएगा तो तुमसे मुलाकात करेगा। उसने रिसीवर रख दिया। शाह खान ने पूछा, फरहाद साहब, क्या वाकई उसकी जान को खतरा है? मुझे उसकी हिफाजत के लिए जाना चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं, तुम उधर ना जाओ, मेरा वादा है वो महफूज रहेगा। मैं अभी तुम्हारे पास आऊंगा। मैंने जेलर के पास आकर देखा, 9 बजने में सिर्फ चंद सेकंड रह गए थे। हमजा खान रुखसत होने के लिए जेलर से मुसाफिया कर रहा था और वो कह रहा था, खाने खाना, हम आपके खादिम हैं, रुखसत करने के लिए जेल के बैरूनी गेट तक जाएंगे। वह तमाम सरकारी मुलाजिम हमजा खान के आसपास चलते हुए गेट की तरफ जाने लगे। मैं मीर दराज खान के पास आ गया। उसने अपनी कार जेल से बहुत दूर खड़ी की थी। वहां से पैदल आया था। उसके बाप के लिए आई हुई होंडा अकॉर्ड गेट से जरा दूर खड़ी हुई थी। जैसे ही गेट का छोटा दरवाजा खुला, मैंने दराज खान को एक्शन पर मजबूर किया। उसने रिमोट कंट्रोलर का रुख होंडा अकॉर्ड की तरफ किया, फिर एक बटन को दबा दिया। इसके साथ ही एक जबरदस्त धमाका हुआ। हमजा खान गेट के छोटे दरवाजे से झुककर बाहर आना चाहता था। धमाका होते ही उलटकर पीछे दोबारा जेल के अंदर जा गिरा। उसका दस्ते रास्त और एक गनमैन गेट के पास थे। वो भी छलांगे लगाकर जेल के अहाते में चले आए। दूसरा गनमैन अपने मालिक के लिए कार का दरवाजा खोलने के लिए वहीं मौजूद था, अब बेवजूद होकर रह गया था। कार के साथ उसके भी चीथड़े उड़ गए थे। मैंने दराज खान को उसकी कोठी की तरफ रवाना किया, फिर जेलर के पास आया। उसकी सोच बता रही थी कि हमजा खान बहुत सख्त जान है, मौत से नहीं डरता, खतरा से खेलने का आदी है, मगर उस वक्त हवास भागता हो गया था क्योंकि ऐसा अचानक हुआ था। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि कोई दुश्मन इतनी दिलेरी दिखाएगा और मीर हमजा खान जैसे खतरनाक शख्स की 6 लाख की गाड़ी को तबाह कर देगा।
जेलर ने पसीना पहुंचते हुए कहा, खाने खाना, खुदा का शुक्र अदा करो, सजदा करो। अगर चंद सेकंड पहले बाहर जाते और उस गाड़ी में बैठते तो क्या होता? दस्ते रास्त ने कहा, आपके एक बॉडीगार्ड के टुकड़े हो गए हैं। मीर हमजा खान खला में तक रहा था। उसकी दिमागी हालत कैसी थी ये मैं मालूम नहीं कर सकता था, लेकिन चेहरे का पसीना बता रहा था कि वो परेशान हो गया। वो फर्श पर से उठकर अपने लिबास को झाड़ता हुआ जेलर के दफ्तर की तरफ जाने लगा। जेलर ने एक सिपाही से कहा, दौड़ के जाओ, खाने खाने के लिए ठंडी बोतल लेकर आओ। नहीं, हमजा खान ने धाड़ते हुए कहा, ठंडा बोतल में भी साजिश हो सकता है। इधर मेरे पास से यह भीड़ हटाओ। अभी मेरे को समझने दो कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। फिर उसने अपने दस्ते रास्ते से कहा, ओए शेरबाज, जाओ जल्दी जाओ, कमिश्नर साहब को, आजी साहब को बुलाओ। इधर मेरे साथ में क्या होता है? अपना हवारी लोग को दुश्मन के पीछे दौड़ाओ। जो मेरा दुश्मन को पकड़ेगा मैं उसको पाकिस्तान का करेंसी में तोल दूंगा। शेरबाज रिसीवर उठाकर कमिश्नर के नंबर डायल करने लगा। मैं दराज खान के पास आया। वो अपनी कोठी में वापस आ गया था। मैंने उसके जरिए फ़ोन पर आईजी से रब्ता किया, उसकी आवाज़ सुनी, फिर रिसीवर रखवाया। आईजी के ख्यालात पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद ही फ़ोन की घंटी सुनाई दी। आईजी ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से कमिश्नर ने कहा, सेंट्रल जेल के सामने मीर हमजा खान की कार को बम से उड़ा दिया गया है, आप वहां फौरन पहुंचें। मैं भी आ रहा हूं, मैं अभी यहां से निकल रहा हूं। वह रिसीवर रखकर बुड़बुड़ाने लगा, क्या मुश्किल है? हमजा खान हमारे मुल्क का बदतरीन मुजरिम है, लेकिन उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अगर मुझे मालूम होता कि यहूदियों से रिश्वत लेने के बाद उनका गुलाम बन जाऊंगा और सलामती की वर्दी पहनकर बदतरीन मुजरिमों का खिदमतगार बन जाऊंगा तो मैं कभी रिश्वत कबूल न करता। मैंने उसकी सोच में पूछा, क्या मैं इस गुलामी से आज़ाद नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। मेरी बेटी लंदन में और बेटा शिकागो में तालीम हासिल कर रहे हैं। उनके अखराजात एक ऐसा यहूदी सरमायादार बर्दाश्त कर रहा है जिसे मैं नहीं जानता। अगर मैं फ़र्ज शनासी दिखाऊंगा तो वहाँ मेरी बेटी और बेटे सलामत नहीं रहेंगे। मुझे धमकी दी गई है कि जब तक मैं उनका वफादार रहूंगा मेरे दोनों बच्चे वहाँ ऐशो आराम से महफूज रहेंगे, वरना उनकी लाशें यहाँ पहुँचेंगी। रिश्वतखोरी ने उसे बुरी तरह फांस लिया था। उसे दलदल से निकालने में बड़ा वक्त लगने वाला था। फिलहाल हमजा खान से निपटना था। मैं कमिश्नर के पास आया। वो एक गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हुआ जेल की तरफ जा रहा था। अगली सीटों पर सिपाही, ड्राइवर और बॉडीगार्ड बैठे हुए थे। मैंने कमिश्नर के जरिए ड्राइवर की आवाज़ सुनी, फिर आईजी के पास आ गया। वो भी अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर जा रहा था। मैंने उसके जरिए भी उसके ड्राइवर की आवाज़ सुन ली। कमिश्नर और आईजी अपनी अपनी गाड़ी में आगे पीछे सेंट्रल जेल के गेट के पास पहुंचे। गाड़ियों को गेट से ज़रा दूर खड़ा किया, फिर हमजा खान की तबाहशुदा गाड़ी को देखा। कमिश्नर ने कहा, खाने खाना का कोई ज़बरदस्त दुश्मन पैदा हो गया है, हमें उसकी हिफाजत का मुकम्मल इंतजाम करना होगा। आईजी ने कहा, मैं खाने खाना को अपनी निगरानी में यहाँ से ले जाऊंगा। वह जहाँ जाना चाहेगा उसे बाहिफाजत पहुँचा दूंगा। वो दोनों अपने सिपाहियों के साथ गेट के छोटे दरवाजे से गुजरकर जेल के अहाते में चले गए। मैं एक ड्राइवर के दिमाग पर कब्जा जमा कर गाड़ी की पेट्रोल की टैंकी के पास ले गया। उसने जेब से चाकू निकालकर उसे खोला, फिर उसकी नोक से टैंकी में नन्हा सा सुराख कर दिया। इसके बाद ड्राइवर को दूसरी गाड़ी के पास ले गया। उस गाड़ी का ड्राइवर 5 सिगरेट की दुकान के पास खड़ा सिगरेट सुलगाने के लिए दिया सलाई खरीद रहा था। ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी की टैंकी में भी सुराख कर दिया। अब दोनों गाड़ियों की टैंकियों से पेट्रोल पतली सी धार की सूरत में बह रहा था। गाड़ियों के नीचे से बहता हुआ दूर जा रहा था। जेलर के दफ्तर में कमिश्नर, आईजी और मीर हमजा खान कुर्सियों पर बैठे हुए थे। डीएसपी शाह खान उनके सामने खड़ा हुआ कह रहा था, मैंने खाने खाना के खिलाफ ठोस सबूत हासिल किए थे। सोचा था एक खतरनाक मुजरिम को सजाए मौत मिलेगी या उम्र कैद। कमिश्नर ने शाह खान से कहा, ऐसी बकवास करने का यह कौन सा वक्त है? खाने खाना को यहाँ से बाहिफाजत ले जाने की बात करो। तुम्हारे आईजी साहब खाने खाना को अपनी निगरानी में ले जाएंगे, तुम भी उनके साथ। शाह खान ने कहा, नो सर, मैं खाने खाना को यहाँ से नहीं ले जाऊंगा। वो गुस्से से उठकर बोला, तो मेरे हुक्म से इनकार करोगे? नो सर, मैं जूनियर अफसर हूँ, जायज़ और नाजायज़ हर हुक्म की तामील करता हूँ, लेकिन उस ऊपर वाले का हुक्म है कि खाने खाना तमाम उम्र जेल में रहे, वरना बाहर उम्र तमाम हो जाएगी। हमजा खान ने अपनी जगह से उठकर कहा, यह मीर हमजा खान दुश्मन के धमाके से नहीं डरेगा। मैं अंदर था, बाहर इसका दाव चल गया, इसके बाद और कोई दाव मुझ पर नहीं चलेगा। मैंने वहां आकर एक ड्राइवर के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसके हाथों से माचिस की तीली जलाकर सड़क पर बहते हुए पेट्रोल पर फेंक दी। यकबार की आग भड़की। फिर वो आग पेट्रोल की धार पर फैलती और बढ़ती हुई एक गाड़ी तक पहुंची। एक जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी के जलते हुए टुकड़े दूसरी गाड़ी के बहते हुए पेट्रोल पर आए। फिर दूसरी गाड़ी के धमाके ने क़यामत मचा दी। मैं जेल के अंदर शाह खान के पास आया। वहां भी धमाकों की आवाज़ों ने हलचल मचा दी थी। वह सब दफ्तरों से निकलकर गेट की सिमत देख रहे थे। गेट के और जेल की ऊंची दीवारों के उस पार आसमान से बातें करते हुए शोले दिखाई दे रहे थे। गेट का सिपाही दौड़ता हुआ आया था और हाँफता हुआ कह रहा था, सर, एक नहीं दोनों गाड़ियों में धमाके हुए हैं। कमिश्नर साहब और राजी साहब की गाड़ियां तबाह हो गई हैं। सबके मुंह हैरानी और परेशानी से खुले रह गए। शाह खान ने कहा, खाने खाना देखो और समझो,
मौत तुम्हें बार बार वार्निंग दे रही है। अदालत से मिलने वाले रिहाई के परवाने के बावजूद तुम रिहा नहीं हो पाओगे। आगे तुम समझदार हो। मीर हमजा खान दीवार पर घुंसा मारते हुए बोला, यह क्या हो रहा है? आप जैसे आला अफसरों की गाड़ियों में धमाके हो रहे हैं। वो दुश्मन कितने बड़े दिल गुर्दे वाला है जो मेरे जैसे खतरनाक मुजरिम से टकरा रहा है। पुलिस के इतने बड़े बड़े अफसरों को चैलेंज कर रहा है। कौन है वो? कौन है वो? वो दीवार पर घुंसे मार रहा था और कहता जा रहा था, कौन है वो? कमिश्नर, आईजी और डीएसपी शाह खान ने उसे पकड़ लिया। घुंसे मारते मारते उसका हाथ लहूलुहान हो रहा था। वो अपने लहू को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और सोच रहा था। फिर यकबारगी खुद को तीनों से छुड़ाते हुए बोला, पकड़ लिया, दुश्मन को पकड़ लिया। कमिश्नर ने पूछा, क्या कह रहे हो? मैं समझ गया कमिश्नर साहब, आप इंक्वायरी करेगा तो मालूम करना होगा मेरी गाड़ी में किसने बॉम्ब रखा। आपका गाड़ी में और आईजी साहब का गाड़ी में आग कैसा लग गया? जब ये तमाम सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो फिर एक ही जवाब मिलेगा, और वो जवाब होगा फरहाद अली तैमूर। फरहाद, इतना बड़ा वारदात फरहाद कर सकता है, कोई दूसरे का मजाल नहीं है। आईजी ने पूछा, तुम्हारा ध्यान फरहाद की तरफ क्यों गया है? क्या उसे तुमसे कोई दुश्मनी है? आईजी साहब, फरहाद को तुमसे भी दुश्मनी है। हम जिस पावर का एजेंट है, आप भी उसका वफादार है। कमिश्नर साहब भी उसका जी हजूरी करता है। फरहाद हमारा तुम्हारा एमालनामा पढ़ने का वास्ते इधर आया है। अभी वो पावर से मुलाकात करो, उसको फ़ोन करके बोलो हमारा तुम्हारा जान अजाब में है। उसको बोलो इधर आओ, हमारा मदद फरमाओ। वो खुलकर यहूदी नहीं कह रहा था, यहूदियों को पावर कह रहा था। मैंने एक मुसल्ला सिपाही की जुबान से कहा, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। सबने चौंक कर उस सिपाही को देखा। मैंने कहा, यह बेचारा सिपाही फरहाद नहीं है, मैं इसके दिमाग पर कब्जा जमाकर इसकी जुबान से बोल रहा हूँ। मैंने सिपाही की गन से हमजा खान का निशाना लेते हुए पूछा, मौत तुमसे कितनी दूर है? मैं चाहता तो जेल के किसी सिपाही के जरिए तुम पर गोली चलाता, तुम्हें जख्मी करता, फिर तुम्हारे दिमाग पर हुकूमत करता। तुम्हारी योगा की महारत धरी की धरी रह जाती। हमजा खान परेशान होकर गन की नाल को अपनी तरफ देख रहा था। वह मौत से खौफजदा नहीं था। परेशानी यह थी कि जख्मी होगा तो फरहाद का गुलाम बन जाएगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें जख्मी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अपना मामूल और आलाकार नहीं बनाऊंगा। तुम्हें यह दिखाऊंगा कि योगा की महारत के बावजूद तुम मेरी जूतियों में हो। तुम जेल से बाहर कदम नहीं रख सकोगे। मैं तुम्हें 24 घंटों की मोहलत देता हूं। अपने यहूदी आकाओं की जितनी मदद हासिल कर सकते हो कर लो। इन दो आला अफसरान को भी इतनी ही मोहलत दे रहा हूं। कल सुबह 9 बजे तक तुम तीनों को अगर यकीन हो जाए कि यहूदी आका तुम्हारे काम नहीं आ सकेंगे तो हमजा खान, तुम, कमिश्नर और आईजी के सामने तहरीरी बयान दोगे। अपने तमाम छोटे बड़े जुराइम का एतराफ़ तहरीरी तौर पर करोगे। कमिश्नर और आईजी तुम्हारा तहरीरी बयान लेकर अदालत में जाएंगे। जज साहब के सामने वो भी यहूदियों के दलाल होने का तहरीरी तौर पर एतराफ़ करेंगे। और ये सब कार्रवाइयाँ डीएसपी शाह खान की निगरानी में होंगी। वो सब गुमसुम होकर मेरी बातें सुन रहे थे। मैंने कहा, कल सुबह 9 बजे मेरे अहकामात की तामील ना हुई तो मैं सबसे पहले हमजा खान को जख्मी करके उसके दिमाग पर कब्जा जमाऊंगा। फिर तुम तीनों को पेशावर से दौड़ाते हुए इस्लामाबाद ले जाऊंगा। वहां कानून साज इदारे की चौखट पर तुम तीनों सर मारते मारते मर जाओगे। कानून शिकन अफसरों और दलालों को कानून की दहलीज पर ही तमाशा बनकर मरना चाहिए ताकि दूसरे इबरत हासिल करें। मैं जा रहा हूं, कल सुबह 9 बजे आऊंगा। मैं सिपाही के दिमाग को आज़ाद छोड़कर शाह खान के दिमाग में आ गया। वो बहुत खुश हो रहा था और मुतमईन था कि टेढ़े रास्ते से ही सही कानून की बालादस्ती बहाल हो रही है। वर्दी की इज्जत भी बरकरार रहेगी। जिन्हें वो अनथक मेहनत के बावजूद बेनकाब नहीं कर सका था, वो कल सुबह बड़ी आसानी से बेनकाब होकर अपनी सजा को पहुंचने वाले थे। शाह खान ने आईजी से पूछा, सर क्या मैं जा सकता हूं? कमिश्नर ने कहा, हम पर मुसीबत आई हुई है और तुम छुट्टी मांग रहे हो। मिस्टर फरहाद ने तुम्हें हमारी निगरानी के लिए मुकर्रर किया है। इसका मतलब है मिस्टर फरहाद से तुम्हारा राब्ता रहता है। सर आप मेरी बात ना करें, अपनी फिक्र करें। फिक्र से मेरी आधी जान जा रही है। क्या आज शाम को तुम किसी वक्त फरहाद साहब से राब्ता करा सकते हो? अगर वो मेरे दिमाग में आएंगे तो मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। कमिश्नर ने आईजी और हमजा खान से कहा, मैं कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। आइए हम किसी दूसरे कमरे में बैठेंगे। जेलर ने उनके लिए दफ्तर के साथ वाला कमरा खोल दिया। उन तीनों ने अंदर आकर दरवाजे को बंद कर लिया। फिर कमिश्नर ने आईजी और हमजा खान से कहा, यहाँ आराम से बैठकर सिर्फ एक सवाल का जवाब सोचो कि कल सुबह 9 बजे हमारा अंजाम क्या होगा। सोसाइटी में और सरकारी शोबों में हमारी इज्जत है। कल वो हमें नंगा करके अवाम के सामने दौड़ाएगा और इकबाल जुर्म कराएगा तो हम और हमारे बच्चे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हमजा खान ने कहा, बेशक परेशानी की बात है। मेरा खिलाफ जितना सबूत था उसे आपने खल्लास कर दिया। इसके बावजूद कल वो मेरे को जख्मी करेगा, मेरे दिमाग में घुसेगा और मेरे से इकबाल जुर्म कराएगा। ये टेलीपैथी बहुत जंजाल वाला शैतानी इल्म है। ये तो मैं अच्छी तरह समझ गया। फरहाद हमको नहीं छोड़ेगा, हम सबको जलील करेगा। आईजी ने कहा, तुम जलील होगे तो क़यामत नहीं आएगी। तुम तो पहले भी बदनाम कातिल और मुजरिम थे। इज्जत तो हम इज्जतदारों की जाएगी। जब मैं पहली बार यहूदियों से सौदेबाजी कर रहा था तब मेरी बीवी ने समझाया था, आप थोड़ा खाएं, हम थोड़ा खाएंगे। अपने बच्चों को पाकिस्तान में तालीम दिलाएंगे। इन्हें लंदन और शिकागो भेजना ज़रूरी नहीं है। लेकिन उन दिनों मैं ऊंचा उड़ रहा था। मेरी बीवी मुझे नादान और अहमक नजर आ रही थी।
जब मुझे तुम्हारे जैसे मुजरिमों के सामने झुककर बात करना पड़ी तब मेरी बर्तरी और खुददारी को ठेस पहुंची। जब मैंने तुम्हारे खिलाफ मिलने वाले तमाम सबूत को ज़ाया करने से इनकार किया तो धमकी दी गई कि मेरी बेटी लंदन से और बेटा शिकागो से जिंदा वापस नहीं आएंगे। तब मेरे ज़मीर ने मुलामत की। मैंने झूठी नुमाइश और झूठी शान शौकत के लिए अपने बच्चों को यहूदियों के पास गिरवी रख दिया है। कमिश्नर ने कहा, जो हो गया सो हो गया, जो होने वाला है उसकी बात करें। हमजा खान ने कहा, एक बात तो पक्का है, फरहाद हम सबसे इकबाल जुर्म कराएगा। मैं तो नहीं करेगा कि आप करेगा? नहीं, कोई अपनी खुशी से अपने जुराइम कबूल नहीं करता, इसलिए वह जबरन ऐसा कराएगा। क्या यहूदी आका हमें तहफ़्फ़ुज़ देंगे? क्यों नहीं देगा, ज़रूर देगा। हम और आप पाकिस्तान में यहूदी बरादर का वास्ते बहुत अहम है। मेरा दस्ते रास्ते ट्रांसमीटर से गुफ्तगू करने गया है, अभी वो आके बताएगा, आप हौसला करो। हम सबको फरहाद का टेलीपैथी से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मैं कभी आईजी और कभी कमिश्नर के चोर ख्यालात पढ़ रहा था। कमिश्नर को हमजा खान की तरह यहूदियों पर भरोसा था, लेकिन आईजी दिल से पछता रहा था। उसने घड़ी देखते हुए कहा, 10:15 हो चुकी हैं। मैं मुंसिफ सरदार अली खान की अदालत में जा रहा हूँ, उसके सामने इकबाल जुर्म करूंगा। वो उठकर खड़ा हो गया। कमिश्नर ने उठकर कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? इसका अंजाम जानते हैं कि आप अपनी बेटी और बेटे की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। मैंने यहूदियों की पाबंदियां कबूल करते वक्त ये नहीं सोचा था कि मैं एक मुसलमान के ज़मीर को बेच रहा हूँ और पाकिस्तान के वकार को ठेस पहुंचा रहा हूँ। क्या बेटी और बेटा हमारे मजहब और हमारे वतन से ज़्यादा अहम है? नहीं, मैं बेटी और बेटे की कुर्बानियाँ देकर कुफ्फार अदा करूँगा। मेरे इकबाल जुर्म से और औलाद की कुर्बानियों से दूसरे पुलिस वाले इबरत हासिल करेंगे तो हमारे डिपार्टमेंट के लिए मेरा बेहतरीन अमल होगा। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। हमजा खान ने कहा, बुज़दिल का बच्चा फरहाद का खौफ से इकबाल जुर्म करता है। कमिश्नर ने पूछा, क्या हम फरहाद से महफूज रहेंगे? ज़रूर। इसराइल बहुत छोटा मुल्क है, दुनिया के नक्शे में नाखून के बराबर, मगर वो अमरीका जैसा सुपर पावर को नचाता है। हम दोनों इसराइलियों का एजेंट है। जब अमरीका नाचता है तो कल 9 बजे से पहले फरहाद भी नाचेगा। मैं कमिश्नर के दिमाग से निकल आया। उन्हें अपना अपना मुकद्दर आजमाने के लिए 24 घंटों की मोहलत दे चुका था, इसलिए मुझे हमजा खान की बातों पर गुस्सा नहीं आया। मैं आईजी के दिमाग में आया। वो एक टैक्सी में बैठा अदालत की तरफ जा रहा था। मैंने उसकी जुबान से कहा, ड्राइवर रास्ता बदल दो, कंटोनमेंट की तरफ चलो। ड्राइवर टैक्सी को रोककर वापस मोड़ने लगा। आईजी ने हैरानी से सोचा, मैंने इरादा क्यों बदल दिया है? अपने घर की तरफ क्यों जा रहा हूँ? मैंने कहा, मिस्टर हदायतुल्लाह, अदालत नहीं जाओगे? वो हैरानी से बोला, क्या मेरे अंदर मिस्टर फरहाद बोल रहे हैं? हाँ, मैं हूँ। मैंने तुम्हारी नेक नियति पढ़ ली है। तुम अपनी गलतियों पर दिल की गहराइयों से पछता रहे हो। अगर तुम्हें यहूदियों के शिकंजे से रिहाई मिल जाए तो तुम पुलिस डिपार्टमेंट के फर्ज शनास अफसर बनकर कानून की बालादस्ती कायम रख सकते हो। खुदा का शुक्र है, आपने अपने इल्म के जरिए मेरे अंदर की सच्चाई को पढ़ लिया है। तुम्हारी सच्चाई का इनाम तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हारी बेटी और बेटे को जिंदा सलामत तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा। क्या वाकई? वह हैरत और मुसरत से खला में तकने लगा। हाँ, मुझे अपनी बेटी और बेटे के सरपरस्त यहूदियों के नाम और पते बताओ। क्या उनकी तस्वीरें हैं? मैं उन सरपरस्तों को नहीं जानता हूँ। एक मिडल मैन है जो हमारे और यहूदियों के दरमियान राब्ते का जरिया बनता है। मैं उसके जरिए अपनी बात यहूदियों तक पहुंचाता हूँ और यहूदी भी अपना पैगाम उसी के जरिए मुझ तक पहुंचाती हैं। वो अपनी कोठी के सामने पहुंच गया। टैक्सी वाले को किराया अदा करके रुखसत किया, फिर अंदर जाने लगा। मैंने कहा, उस मिडल मैन से फ़ोन पर बात करो। उसने कमरे में आकर फ़ोन का रिसीवर उठाया, फिर नंबर डायल करने लगा। थोड़ी देर में राब्ता हो गया। दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं मिसेज मार्टन बोल रही हूँ। आईजी ने कहा, मिसेज मार्टन, मैं X1 बोल रहा हूँ और X12 से बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ होल्ड ऑन करें। मैं मिसेज मार्टन के दिमाग में पहुंच गया। उसकी सोच ने बताया कि उसके शौहर मार्टन का कोड नंबर S112 है। दोनों मियाँ बीवी यहूदी थे, यहाँ एसआई बनकर रहते थे। आईजी, मुशीर और हमजा खान जैसे एजेंटों के पैगामात मार्टन के जरिए यहूदी तंजीम के सरबराह तक पहुंचाते थे। सरबराह के अहकामात उसी मिडल मैन मार्टन के जरिए उन तीनों एजेंटों को सुनाए जाते थे। वो सुनते थे और इन अहकामात की तामील पालतू कुत्तों की तरह करते थे। मार्टन ने रिसीवर कान से लगाकर कहा, हेलो X1, मुझे हमजा खान के राइट हैंड ने बताया कि फरहाद तुम लोगों को परेशान कर रहे। आईजी ने कहा, उसने गलत बताया है। मिस्टर फरहाद परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी आंखें खोल रहे हैं। मैं नहीं जानता दूसरे मुसलमानों की गैरत जागेगी या नहीं, लेकिन मुझे यहूदियों की गुलामी करते हुए शर्म आ रही है। अपने बड़ों से कह दो कि आईजी हदायतुल्लाह आज से अपने मुल्क की कवानीन के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा और कानून तोड़ने वालों को अदालत और जेल में पहुंचाएगा। कानून तोड़ने वालों की फहरिस्त में तुम्हारा नाम भी है। तुम होश में तो हो मिस्टर X1? अब मैं X1 नहीं रहा, मैं सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का आईजी हूँ। क्या तुम अपनी बेटी और बेटे को भूल गए हो? मैंने ईमान और फर्ज के सामने खून के रिश्तों को भुला दिया है। अब तुम मेरी नहीं अपनी फिक्र करो। आईजी ने रिसीवर रख दिया। मार्टन ने हेलो हेलो कहकर आवाज़ें दी, फिर रिसीवर रखकर तेजी से चलता हुआ अपने बेडरूम में आया। वहां दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। उसने तस्वीर को हटाया। उसके पीछे एक बड़ा सा ट्रांसमीटर रखा हुआ था। उसने उसे ऑपरेट किया। उसके ख्यालात बता रहे थे कि यहूदी तंजीम का सरबराह दिल्ली में रहता है। उसने राब्ता कायम होने के बाद सरबराह से कहा, सर गड़बड़ हो रही है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फरहाद ने पेशावर सेंट्रल जेल के सामने
हमारे 3 अहम एजेंटों की गाड़ियां तबाह कर दी हैं और चैलेंज किया है कि हमजा खान रिहाई के हुक्मनामे के बावजूद जेल से बाहर नहीं निकल सकेगा। अब दूसरी इतला यह है कि आईजी हिदायतुल्लाह ने हमारा एहलकार बनकर रहने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं अपने मुल्क के खिलाफ काम करने वालों को गिरफ्तार करेगा। उसने मुझे भी गिरफ्तार करने की धमकी दी है। आप गाइड करें, मुझे अब क्या करना चाहिए? दूसरी तरफ से पूछा गया, क्या उसे अपने जवान बच्चों की फिक्र नहीं है? जी नहीं, वो अपने फ़राइज़ पर बच्चों को कुर्बान करने पर आमादा हो गया है। वो अपने बच्चों की वजह से हमारे दबाव में नहीं रहेगा। ये तशवीश की बात है। तुम अपनी रिहाइशगाह में ऐसी चीज़ ना रखो जो तुम्हारे खिलाफ सबूत बन जाए। जब वो साबित नहीं कर सकेगा कि तुम यहूदी तंजीम के मिडल मैन हो तो फिर गिरफ्तार भी नहीं करा सकेगा। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। सरबराह के ख्यालात ने बताया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान में सुराग रसानी और सियासी मकासद हासिल करने के लिए यहूदी तंजीम का एक दफ्तर दिल्ली में कायम किया गया है। इस तंजीम के चंद बड़े दिमाग दिल्ली में बैठकर अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ज़र खरीद एजेंटों की रहनुमाई करते रहती हैं। सरबराह ने ट्रांसमीटर को ऑफ करके उन 3 अफराद को देखा जो करीब ही सोफों पर बैठे हुए थे। वो तीनों इस तंजीम के बेहतरीन दिमाग तस्लीम किए जाते थे। इनकी प्लानिंग और मशवरों के मुताबिक भारत के पड़ोसी मुल्कों में साजिशी कार्रवाइयाँ की जाती थीं। सरबराह ने इन तीनों प्लान मेकर से कहा, एक नया मसला दरपेश है। आईजी हिदायतुल्लाह पर हुब्बुल वतनी का जुनून सवार हो गया है। वो आइंदा हमारा एहलकार बनकर नहीं रहेगा। वो हमारे मिडलमैन मार्टिन को गिरफ्तार करने वाला है। आइंदा वो अपने बच्चों की खातिर हमारे दबाव में नहीं रहेगा। एक प्लान मेकर ने कहा, इसका मतलब यह है कि उसे फरहाद की पुश्त पनाही हासिल हो रही है। दूसरे प्लान मेकर ने कहा, और इसका मतलब यह भी है कि फरहाद आईजी के जरिए मार्टिन और मार्टिन के जरिए हमारे दरमियान पहुंच गया है। तीसरे प्लान मेकर ने हंसते हुए कहा, हमारे दरमियान पहुंचने से क्या होता है? हम तीनों योगा के माहिर हैं। वो हमारे सरबराह रॉबर्ट के अंदर जा सकता है, हमारे अंदर नहीं आ सकता। मुझे ये सुनकर मायूसी हुई कि वह तीनों मुझसे महफूज रहेंगे। लेकिन दूसरे लम्हे में सरबराह रॉबर्ट के चोर ख्यालात ने बताया, ये तीनों शराब पीते हैं, अयाशी करते हैं, भला सांस क्या रोकेंगे, वैसे बहुत चालाक हैं। ऐसा कहकर फरहाद को अपने अंदर आने से रोक रहे हैं। मैंने तीनों के दिमागों में बारी बारी जाकर देखा। वाकई वो बड़ी मक्कारी से मुझे अपने अंदर आने से रोकने वाले थे। मैंने उनमें से किसी को भी मुखातिब नहीं किया। रॉबर्ट ने कहा, तुम तीनों महफूज रहोगे, लेकिन मुझे उसके आने का पता नहीं चलेगा। एक ने कहा, अगर फरहाद हमारे सरबराह के दिमाग में है तो हमसे मामला तय करे। हम बड़ी आसान शराइत पर आईजी हिदायतुल्लाह की बेटी और बेटे को बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचा देंगे। ये बहुत बड़ी पेशकश थी। मैं आईजी के बच्चों की सलामती चाहता था, लेकिन अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं करना चाहता था। उन्हें इसी खुशफहमी में मुब्तला रखना दानिशमंदी होती कि मैं उनके दिमागों तक नहीं पहुंच रहा। मैं आईजी हिदायतुल्लाह के पास आया। वो इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल से रब्ता करके ये कहना चाहता था कि इस्लामाबाद में रहने वाले एक शख्स मार्टिन पर नज़र रखी जाए। उन मियाँ बीवी की अदम मौजूदगी में उनके बंगले की तलाशी ली जाए। वहाँ से उनके खिलाफ कुछ सबूत मिल सकते हैं कि वो यहूदियों का एक मिडल मैन है। मैंने आईजी को ऐसा करने से रोक दिया। उसे बिस्तर पर लेटने और फिर सोने पर आमादा किया। जब उसे नींद आ गई तो मैंने उसे अपना मामूल बनाया। उसके दिमाग को हुक्म दिया कि वो पराई सोच की लहरों को महसूस करे और सांस रोक लिया करे, सिर्फ सोनिया की आवाज़ और लहजे में। जो सोच की लहरें आएँ उन्हें महसूस न करे। मुझे उसके दिमाग को लॉक करना पड़ा ताकि यहूदी ख्याल होनी करने वाले उसके ख्यालात ना पढ़ सकें और ये ना मालूम कर सकें कि मैं उससे दिमागी राब्ता रखता हूँ। जब ये मालूम ना हो सकेगा तो दिल्ली में रहने वाले यहूदी तंजीम के सरबराह और तीनों प्लान मेकर खुशफहमी में रहेंगे कि वो लोग मेरी टेलीपैथी से महफूज हैं। मैं उसे तनवीमी नींद सुलाकर मिडलमैन मार्टिन के मजीद ख्यालात पढ़ने लगा। पता चला इस्लामाबाद में एक बहुत ही चालाक और तजुर्बाकार यहूदी सुरागरसां AR डगलस है, लेकिन वह सरदार अब्दुर्रहमान के नाम से मुसलमान बनकर 0 पॉइंट के करीब एक बंगले में रहता है। उसके साथ एक बूढ़ी जासूसा और 3 यहूदी हसीनाएं डगलस की मुसलमान बेटियां बनकर रहती हैं। यानी एक बंगले में डगलस समेत 5 जासूस रहते हैं और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस वालों को उन पर आज तक शुबा नहीं हुआ। AR डगलस उर्फ सरदार अब्दुर्रहमान के बयान के मुताबिक वो बरसों से अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ न्यूयॉर्क में रहता था, लेकिन अब जवान बेटियों को पाकिस्तान में ब्याहना चाहता था और माकूल लड़कों की तलाश में वहाँ आया था। दरपर्दा उसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की सही रिपोर्ट हासिल करता रहे और एटमी प्लांट से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान से दोस्ती करे। दोस्ती करने के लिए तीनों हसीनाओं को जरिया बनाता रहे और ये जाहिर करता रहे कि उसकी लड़कियां चंद अफसरान से मुतासिर हैं, किसी दूसरी जगह शादी नहीं करना चाहती। भारत और इसराइल से लेकर अमेरिका तक ये तशवीश फैली हुई थी कि पाकिस्तान एटम बम बना चुका है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार यकीन दहानी कराई गई कि हमारे साइंसदान अमन, सलामती और तामीरी मकासद के लिए मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन यह पूरा अमन एटमी प्रोग्राम दुश्मन के गले में हड्डी की तरह अटका हुआ था। पाकिस्तानी सुराग रसां खूब समझते थे कि गैर मुल्की जासूस हमारे एटमी प्लांट पर नज़र रखते हैं, हमारे साइंसदानों की मसरूफियात के मुतालिक सही मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे गैर मुल्की जासूस कभी पकड़े जाते हैं, कभी ऐसे आहनी पर्दों में छुपे रहते हैं कि वहाँ तक नज़र नहीं पहुँच पाती। मैंने उन आहनी पर्दों के पीछे देख लिया था, अभी बहुत कुछ देखना बाकी था।
ऐसे दुश्मन सीक्रेट एजेंटों से खामोशी और राजदारी से निपटना दानिशमंदी होती। अगर मैं यहूदी तंजीम और इसराइली हुक्मरानों को इस सिलसिले में वार्निंग देता या खुलकर इंतकामी कार्रवाई करता तो मेरे हाथ एक या दो दुश्मन आते, बाकी होशियार होकर मेरी पहुंच से दूर निकल जाते, फिर किसी दूसरे रूप में इस्लामाबाद पहुंच जाते। मैंने एक इसराइली हाकिम को मुखातिब किया। उसने कहा, फरहाद साहब, आपने हमारे 2 टेलीपैथी जानने वालों को ख़त्म कर दिया, अपनी भांजी की हलाकत का इंतकाम ले लिया, अब क्या चाहती हैं? मैं क्या चाहता हूँ और आइंदा क्या करने वाला हूँ, ये बताकर तुम लोगों को चौंकाना और होशियार करना नहीं चाहता। अगर ये चाहते हो कि मेरे इंतकामी रवैये में लचक पैदा हो जाए, तुम लोगों को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे, तो फिलहाल मेरी 2 शराइत तस्लीम करो और उन पर अमल करो। वो शराइत क्या हैं? एक तो ये कि पाकिस्तान में तुम्हारे जितने ज़र खरीद एजेंट हैं उनका साथ छोड़ दो, उनकी पुश्त पनाही ना करो। उनकी किसी भी तरह छुपकर मदद करोगे तो तुम्हारी दोगली हरकतें मुझसे छुपी नहीं रहेंगी। मैं हमजा खान कमिश्नर और चौधरी हाकिम अली जैसे एजेंटों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर फरहाद, यकीन करो, तुम पाकिस्तान में हमारे जिन एजेंटों के नाम ले रहे हो, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता हूँ। तुम नहीं जानते हो, लेकिन जो हाकिम या गोल्डन ब्रेन पाकिस्तान के मामलात में दिलचस्पी ले रहे हैं अच्छी तरह जानते होंगे। तुम उनसे रब्ता करो और जो कह रहा हूं उस पर फौरन अमल करो। तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? पिशावर के एक आईजी हदायतुल्लाह तुम्हारा ज़र खरीद एजेंट था, अब वह तुम्हारा वफादार नहीं रहा। उसकी एक बेटी को लंदन में और एक बेटे को शिकागो में यरगमाल बनाकर रखा गया है। उन दोनों को 48 घंटों के अंदर बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचा दो। आप मेरे पास मौजूद रहें। मैं गोल्डन ब्रेन से रब्ता करता हूँ और उन्हें आपकी शराइत सुनाता हूँ। मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, अभी जा रहा हूँ। 3 घंटे बाद आईजी की बेटी और बेटे के पास जाऊँगा। अगर उनके ज़रिए मालूम होगा कि उन्हें वापस भेजने के इंतजामात नहीं किए जा रहे तो 4 घंटे बाद तुम्हारा तीसरा टेलीपैथी जाने वाला जहन्नुम में पहुंच जाएगा। ये कहकर मैं खामोश हो गया। उसने मुझे आवाज़ें दी, जवाब ना मिला तो वो गोल्डन ब्रेन से रब्ता करने लगा। वो 6 गोल्डन ब्रेन्स ऐसी जगह छुपे हुए थे जहां हम और हमारी ख्याल ख्वानी की लहरें नहीं पहुंच सकती थीं, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरा बेटा अली जल्दी उनकी शारक तक पहुंच जाएगा। हाकिम ने रब्ता करने के बाद गोल्डन ब्रेन्स तक मेरा पैगाम और धमकी पहुंचाई। एक गोल्डन ब्रेन ने कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए कहा, हमें यकीन करना होगा कि वो 4 घंटे बाद हमारे एक और टेलीपैथी जाने वाले को मार डालेगा। पहले 2 टेलीपैथी जाने वालों को हलाक करके उसने हमारी खुशफहमी खत्म कर दी है। दूसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा, हम अपनी कमजोरियों को अभी तक समझ नहीं पाए कि फरहाद कहाँ से सुरंग बनाकर हमारे टेलीपैथी जाने वालों तक पहुंच जाता है। जब तक हमें उनकी हिफाजत और सलामती का पूरा यकीन नहीं होगा, तब तक फरहाद की शराइत पर अमल करना ही पड़ेगा। तीसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा, फिलहाल हम मजबूर हैं। आईजी की बेटी और बेटे को पाकिस्तान पहुंचा देंगे। हमजा खान और कमिश्नर से कह दिया जाए कि हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। हमें अपने टेलीपैथी जाने वाले अजीज हैं। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। होटल के कमरे से निकलकर बाहर सड़क पर आया। आईजी तन्वीमी नींद पूरी कर चुका था। मैं सोनिया का लहजा इख्तियार करके उसके दिमाग में गया। उससे कहा कि वो अपनी बेटी और बेटे की तस्वीरें लेकर कार में बाहर आए। उसने मेरी हदायत पर अमल किया। मैंने उससे चौक यादगार में मुलाकात की। उससे मुलाकात करने और उसके बच्चों की तस्वीरें लेने तक मैंने उसे गायब दिमाग रखा ताकि वो मुझे पहचान ना सके और उसके जरिए कोई दुश्मन मेरे होटल तक ना पहुंच सके। वो मुझे तस्वीरें देकर चला गया। मैंने होटल के कमरे में आकर उन तस्वीरों को तकिए के नीचे रखा। 2-3 घंटों के बाद उन बच्चों के पास जाकर मालूम करना था कि उन्हें वालिदैन के पास पहुंचाने के इंतजामात किए गए हैं या नहीं। मैंने मिडल मैन मार्टिन के दिमाग में जाकर उसकी सोच में कहा, मुझे मालूम करना चाहिए कि डगलस एटमी प्रोग्राम मालूम करने के सिलसिले में क्या कर रहा है। पाकिस्तानी एटम बॉम्ब का हवा ऐसा था कि भारत और इसराइल की नींदें उड़ी हुई थी। वो किसी भी कीमत पर यह सबूत चाहते थे कि पाकिस्तान एटम बॉम्ब बना चुका है। मार्टिन भी ये मालूम करने के लिए बेचैन था। उसने फ़ोन पर रब्ता किया, फिर कहा, हेलो एआर। एआर एक तरह का कोड था। ये डगलस के नाम के इब्तदाई हरूफ थे और एआर से अब्दुर्रहमान का नाम भी समझा जाता। उसने पूछा, एआर क्या हो रहा है? उसने जवाब दिया, कोशिशें जारी हैं, सिर्फ जारी रहने से कामयाबी नहीं होगी, मुझसे रब्ता करो। दूसरी बार रब्ता करने का मतलब ये था कि ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू की जाए। फिर ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू होने लगी। मार्टिन ने कहा, तुम जानते हो फरहाद पाकिस्तान में है। अगर उसे तुम पर शुबा होगा तो तुम्हारे साथ रहने वाली 4 जासूस औरतों की भी शामत आ जाएगी। यहाँ तुम लोग मुसलमान बनकर रह नहीं सकोगे। वो बोला, मुझे भी यही अंदेशा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले हमारे दिमागों को लॉक कर दें ताकि फरहाद कभी हमारे अंदर ना पहुंच सके। मैंने इस सिलसिले में बात की थी, लेकिन पता चला कि हमारे तमाम टेलीपैथी जाने वाले दूसरे मामलात में मसरूफ़ हैं, यहाँ नहीं आ सकते। पाकिस्तानी एटम बॉम्ब का मामला सबसे अहम मामलात में से एक है। किसी एक ख्याल ख्वानी करने वाले को हमारे पास आना चाहिए। ये बात मैंने अपने काबरीन तक पहुंचाई थी, लेकिन एक ही जवाब मिला कि हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले दूसरी मसरूफियात छोड़कर नहीं आएंगे। इस तरह तो ये बात समझ में आती है कि फरहाद की मौजूदगी से हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले इधर का रुख नहीं कर रहे। कुछ भी हो, तुम्हें सिर्फ अपनी जहानत और सलाहियतों के बल पर जल्द से जल्द अपना काम करना होगा। मैं डगलस उर्फ सरदार अब्दुर्रहमान के दिमाग में आ गया। गोल्डन ब्रेन्स और उनके दूसरे काबरीन ने मार्टिन और डगलस को यह नहीं बताया था कि इसराइल में 2 टेलीपैथी जाने वाले मारे गए हैं। बाकी को उनकी मुख्तलिफ रिहाइशगाहों में नज़रबंद रखा गया है। उन्हें ख्याल ख्वानी से मना किया गया है।
जब तक गोल्डन ब्रेन्स मेरी कोई कमजोरी हाथ में नहीं लेंगे, मुझे बुरी तरह मजबूर नहीं करेंगे, अपने ख्याल ख्वानी करने वालों को खुफिया पनागाहों में छुपा कर रखेंगे। डगलस ने राब्ता खत्म करके ट्रांसमीटर को छुपा दिया। उसकी बीवी बनकर रहने वाली जासूसा मिसेस डगलस ने पूछा, मिडलमैन क्या कहता है? वो जासूसा को तमाम बातें बताने लगा। फिर उससे पूछा, तीनों लड़कियां कहाँ हैं? यहाँ उनके हुस्न शबाब का जादू नहीं चल रहा? क्या ये शिकार फांसना भूल गई हैं? वो बोली, ऐसी बात नहीं है। तुम समझ सकते हो कि साइंसदान खुश्क मजाज होती हैं। हुस्न जवानी, शायरी और चांदनी रातों से उन्हें दिलचस्पी नहीं होती। फिर यहाँ के मुसलमान साइंसदान शराब को हाथ नहीं लगाते। एक नौजवान हसीना दरवाजे पर आकर उनकी बातें सुन रही थी। वो कमरे में आते हुए बोली, मम्मी तुम ठीक कहती हो, ये पाकिस्तानी साइंसदान शराब नहीं पीते और जब तक इन्हें मदहोशी और मस्ती में ना लाया जाए ये हमारी बाहों के असीर नहीं बनेंगे। डगलस ने कहा, एक रास्ता है, ये लोग शराब नहीं पीते, लेकिन चंद ऐसे हैं जो सिगरेट पीते हैं। सिगरेट में चरस और हेरोइन की थोड़ी सी मिकदार पिलाकर इन्हें पिलाई जा सकती है। हसीना ने कहा, वो एक दो कश लेकर होशियार हो जाएंगे। डगलस ने कहा, तुम मुझे अहमक समझती हो, मैं कुछ समझ कर ही कह रहा हूँ। उनके सिगरेटों में इतनी कम मिकदार मिलाई जाएगी कि उन्हें हल्का सा सुरूर होगा। वो रफ्ता रफ्ता इस सुरूर के आदी होंगे। हम सुरूर की मिकदार बढ़ाते जाएंगे। दो हसीनाएं और आगे आ गईं। एक ने डगलस से पूछा, हमारे बनास्पति डैडी किसकी मिकदार बढ़ा रहे हैं? तीसरी हसीना ने कहा, किसी को बढ़ाओ या किसी को घटाओ। 3 माह से हमारा हर मंसूबा नाकाम हो रहा है। पहले तो पाकिस्तानी जासूस मुसीबत बने हुए थे, अब फरहाद आ गया है। नीलिमा, तुम्हें फरहाद क़यामत के बारे में कैसे इल्म हुआ? जिस नौजवान साइंसदान को अपने इश्क में गिरफ्तार कर रही थी वो आज कह रहा था, नीलिमा डार्लिंग, मेरा दिल तुम्हारी तरफ खिंचा जाता है, मगर मैं मजबूर हूँ। हमें सख्ती से ताकीद की गई है कि हम किसी अजनबी से दोस्ती न करें। डगलस ने पूछा, तुमने उसे समझाया नहीं कि तुम अजनबी नहीं मुसलमान हो, पाकिस्तानी हो? मैंने समझाया था कि मुझसे शादी कर लोगे तो मैं अजनबी नहीं रहूंगी। तुम्हारे डिपार्टमेंट वालों को मुझ पर एतराज़ नहीं होगा। वो बोला, शादी से पहले तहकीकात होंगी, मेरी पूरी हिस्ट्री मालूम की जाएगी। आजकल फरहाद अली तैमूर लाहौर में है। चूंकि हमारा एटमी प्लांट बहुत अहम है, इसलिए वो इधर भी दोस्तों और दुश्मनों को पहचानने आएगा। अच्छा, तो इस तरह तुम्हें मालूम हुआ कि फरहाद इस मुल्क में मौजूद है? नीलिमा ने कहा, हाँ, उसकी मौजूदगी का इसलिए भी यकीन है कि हमारी यहूदी तंजीम के चंद काबरीन हमसे खातिरख्वाह तावन नहीं कर रहे। दूसरी हसीना ने कहा, यह बात यूं भी समझ में आती है कि हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले भी छुपकर हमारे पास नहीं आते हैं। बूढ़ी जासूसा ने डगलस से कहा, अभी तो मंसूबा बना रहे थे कि सिगरेट में नशावर कोई चीज़ मिलाई जा सकती है, लेकिन कौन मिलाएगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? हम नशीला सिगरेट उन साइंसदानों की जेबों में कैसे पहुंचाएंगे? हर काम हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले आसानी से कर सकते थे, बल्कि वो उनके दिमाग में घुसकर बहुत सी मालूमात हासिल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। और ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। डगलस ने कहा, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, हमारे अकाबरीन हमें टेलीपैथी के सहारे के बगैर कामयाब होते देखना चाहते हैं। यहाँ हमें जो कुछ करना है अपने ही भरोसे पर करना है। मैं उनकी बातें सुनकर दिमागी तौर पर अपने कमरे में हाजिर हो गया। बाथरूम में जाकर गुस्ल किया, फिर लिबास तब्दील करके होटल के बाहर आया। सड़क के किनारे कई होटल थे। मैं एक होटल में आकर बैठ गया। मुलाजिम को भुना हुआ गोश्त और रोटियां लाने को कहा। फिर दूर तक नजरें दौड़ाने लगा। बाहर की चहल पहल अच्छी लग रही थी। कोई उर्दू बोल रहा था, कोई पश्तो और कोई अफगानी जुबान बोल रहा था। मुलाजिम मेरे लिए सालन और रोटियां ले आया। खाना शुरू किया तो 4 अफगानी मेरी मेज़ की खाली कुर्सियों पर आकर बैठ गए। मुझे उनके करीब आकर बैठने पर एतराज़ नहीं था। जब 40 लाख अफगानियों का बोझ बर्दाश्त किया गया था तो ये 4 क्या थे? लेकिन उनके लिबास से हींग की बू आ रही थी। खाते वक्त ये बू नागवार गुजर रही थी। उनमें से एक अफगानी खाने का ऑर्डर दे रहा था। दूसरे ने मुझसे कहा, तुम्हारे को 2 दिन से देखता है, तुम उधर सराय में था, फिर इधर होटल में आया। वह मुस्कुराने लगा। दूसरे ने कहा, तुम अकेला है और अकेला आदमी का दुश्मन बहुत होता है। तुमको अपना लिबास में रिवॉल्वर छुपा के रखना चाहिए। फिर वो राजदारी से बोला, जो मांगेगा मिल जाएगा। रिवॉल्वर, राइफल, क्लाशनकोफ, जिधर बोलेगा उधर पहुंचा देगा। माल सस्ता में देगा। रिवॉल्वर 1000 रुपया, राइफल 7 mm 5000 और क्लाशनकोफ 12000 में। हमारे पास मिलेगा और किधर नहीं मिलेगा। मैंने कहा, अच्छा, तुम लोग पेशावर से कराची तक गैर कानूनी असला फरोख्त करते हो। जिस मुल्क में महाजिरीन बनकर पनाह लेते हो, उसी मुल्क में असले की फरामी से दहशतगर्द और तकरीबकार पैदा करते हो। बरादर, तकरीर मत करो, रकम निकाल लो, मार लो। मेज का नीचे एक भरा हुआ रिवॉल्वर है। एक गोली चलेगा, तुम ठंडा हो जाएगा। तुम्हारे जेब में जितना रकम है उसको मेज का नीचे हाथ बढ़ा के दे दो। दूसरे ने कहा, हम इधर का थानेदार को माल देते हैं, वो तुम्हारा मदद नहीं करेगा। मक्कारी करेगा तो हम तुम्हारा होटल का कमरा में घुस के तुमको कत्ल कर देगा। मैंने जेब से 50 का नोट निकाल कर कहा, मैं खाने का बिल अदा करने सिर्फ यही रकम लाया हूँ। 50,000 रुपये होटल के कमरे में है। वो रकम लेना चाहते हो तो मेरे साथ कमरे में चलो। मुझे अपनी ज़िंदगी अजीज़ है, मैं मक्कारी नहीं करूँगा। वो चारों अपनी ज़ुबान में एक दूसरे से बोलने लगे। 50,000 की रकम उनके लिए बहुत बड़ी थी। वो मुझे कमरे में तनहा जाने ना देते। एक ने कहा, हम तुम्हारे साथ जाएगा, चलो उठो। मैं उठ गया। उसके साथ 2 कदम चलते उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो मेरा हाथ छोड़कर पलट गया। लिबास के अंदर से रिवॉल्वर निकालकर उसने बड़ी फुर्ती दिखाई। उसके तीनों साथी जो मेज़ के अतराफ में बैठे हुए थे, बारी बारी उनका निशाना लेकर गोलियां बरसा दी। होटल में भगदड़ मच गई। भगदड़ के वक्त किसी ने नहीं देखा कि 3 साथियों को कत्ल करने वाले ने चौथी गोली खुद पर चलाई है। मैं तेजी से चलता हुआ दूसरे दरवाजे पर आया।
वहां से लोग दौड़ते हुए उधर जा रहे थे जहां से फायरिंग की आवाज़ें आई थी। मैं इत्मीनान से चलता हुआ किस्सा ख्वानी बाजार के करीब एक होटल में आया। वहां बैठकर खाने का ऑर्डर दिया। फिर बड़े दुख से सोचने लगा, मेरे मुल्क के शहरों, गलियों और कूचों में हथियार बेचे और खरीदे जा रहे हैं। घर घर बारूद का जखीरा हो रहा है। पहले एक दूसरे को पत्थर मारकर जिंदा रहते थे, अब एक दूसरे को गोलियां मारकर कोई नहीं बचेगा। मैंने होटल के कमरे में आकर आईजी की बेटी और बेटे की तस्वीरें देखी। उनकी आंखों में झांकता हुआ उनके पास पहुंच गया। उसकी बेटी अपना सामान पैक कर रही थी। उसे पाकिस्तान जाने के लिए टिकट मिल गया था। उसके बेटे की सोच ने बताया कि उसे फ़ोन पर इतला दी गई थी कि वो पाकिस्तान में वापस जाने के लिए तैयार रहे। किसी भी वक्त किसी भी फ्लाइट का टिकट उसके पास पहुंच जाएगा। मैं मुतमईन होकर अपनी जगह हाजिर हो गया। अभी कई मामलात से निमटना था। मैं थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर आकर लेट गया। खाने के बाद आराम करने का मूड हो रहा था। मैंने आंखें बंद की। सोने का इरादा नहीं था, लेकिन जहन थका हुआ था, इसलिए आंख लग गई। 2 घंटे बाद मेरी आंख खुली। मैंने होटल के मुलाजिम को चाय लाने के लिए कहा, फिर मुंह हाथ धोकर चाय पीने बैठ गया। ऐसे वक्त सलमान ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए। फिर कहा, चौधरी हाकिम अली नए दुश्मनों की पनाह में है। वो नए दुश्मन योगा के माहिर हैं। उनके सरबराह का नाम बिलाल अहमद उर्फ बिल्ले है। बिल्ले ने चौधरी से कहा है कि फरहाद उसके दिमाग में नुकसान पहुंचाने आए तो उसे कह दे कि बिल्ले फरहाद की मुंह बोली बेटी सूफिया को और उसके आशिक को नुकसान पहुंचाएगा। मैंने पूछा, पारस कहाँ है? सलमान ने कहा, मैंने पारस को बिल्ले के मुतालिक बताया था। उसने कहा है कि वो अपना और सोफिया का चेहरा बदल कर रिहाइश का भी बदल देगा। ऐसे में बिल्ले किसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी नहीं देगा। ठीक है, पारस को यही करना चाहिए। अगर वो हुलिया तब्दील कर चुका है तो तुम चौधरी के अंदर खामोश रहकर बड़ी सहूलत से बिल्ले और उसके हवारियों को दिमागी कमजोरियों में मुब्तला करने की कोशिश करते रहो। सलमान चला गया। मैं कमिश्नर के पास आया। वो फिर हमजा खान से मुलाकात करने जेल में आया। वो दोनों जेलर के दफ्तरी कमरे में थे। हमजा खान यहूदियों को गालियां दे रहा था और कह रहा था, वो खंजीर का बच्चा लोग ने ऐन वक्त पर हमारा साथ छोड़ दिया। उधर से मिडल मैन बोलता है, अभी फरहाद का पलड़ा भारी है, अभी हमारा कोई मदद नहीं फरमाएगा। कमिश्नर ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब हमें तहरीरी तौर पर अपने जुराइम का एतराफ़ करना होगा। मेरी बरसों की बनाई हुई इज्जत और ज़ाहरी शराफत खाक में मिल जाएगी। मुझे भी कैदी बनकर इसी जेल में आना पड़ेगा। हमजा खान ने कहा, अब एक ही रास्ता है। हम फरहाद से मुआफ़ी मांगेगा, तौबा करेगा, कस्में खाकर उसे यकीन दिलाएगा कि आइंदा शराफत और ईमानदारी से जिंदगानी पूरा करेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मगर फरहाद से रब्ता कैसे होगा? जेलर ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, फरहाद से आज नहीं तो कल रब्ता हो जाएगा, लेकिन सोच लो, वो दिमाग में घुसकर मालूम करेगा कि मजबूर होकर वक्ती तौर पर तौबा कर रहे हो या दिल से राह रास्त पर आ रहे हो। वो बोला, हम दिल से तौबा करेगा। क्या तुम उसे दिमाग में आने दोगे? अपने दिल का हाल मालूम करने दोगे? इसका क्या ज़रूरत है? मर्द का ज़ुबान एक होता है। फरहाद हमारा ज़ुबान पर एतमाद करेगा? नहीं हमजा खान, इस वक्त फरहाद मेरी ज़ुबान से बोल रहा है। तुम दोगले हो। मुआफ़ी किसी सूरत से नहीं मिलेगी। कागज़ और कलम लो और अपने तमाम बुरे अमाल की तफसील लिखते जाओ। वो बोला, बरादर मेरा एतबार करो, मैं तुम्हारा ताबेदार बन के रहेगा। कागज़ के ऊपर में लिखा के मेरे को ख्वार मत करो। हमजा खान, इसके बाद एक लफ्ज़ ना बोलना, वरना मैं जिलर के रिवॉल्वर से तुम्हें ज़ख्मी करके तुम्हारे दिमाग में आऊँगा, फिर तुम मजबूर होकर लिखते जाओगे। कमिश्नर ने आजिज़ी से पूछा, फरहाद साहब मेरे लिए क्या हुक्म है? आप मेरे अंदर आकर मालूम कर सकते हैं कि मैं पूरी सच्चाई। मैंने बात काट कर कहा, मैं थोड़ी देर पहले तुम्हारे ख्यालात पढ़ रहा था। तुम यहूदियों से धोखा खाने के बाद तौबा कर रहे हो और तुम्हारी तौबा में खोट है। अभी मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ और यहूदी गालिब आ जाएं तो तुम फिर उनके गुलाम बन जाओगे। फ़ौरन कागज़ और कलम लो और अपने तमाम बुरे और गैर कानूनी अमाल लिखो। DSP शाह खान आ रहे, वो तुम दोनों के अमाल नामे ले जाएगा, फिर कानूनी कार्रवाई करेगा। वो दोनों मजबूर होकर लिखने लगे। मैंने शाह खान के पास आकर उससे कहा, अभी जेल जाओ, कमिश्नर और हमजा खान के जुराइम का इतराफ़नामा उनसे लो, फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। उससे यह जिम्मेदारी सौंप कर मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। होटल के मुलाजिम को बुलाकर चाय का बिल दिया। फिर उसके जाने के बाद दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। अब डगलस उर्फ सरदार अब्दुर्रहमान से निमटने का इरादा था, लेकिन इरादे पर अमल न कर सका। दरवाजे पर दस्तक होने लगी। कौन हो सकता है? यहाँ मेरा कोई शनासा नहीं था। होटल का मैनेजर या कोई मुलाजिम हो सकता था। मैं कुर्सी से उठकर दरवाजे के पास आया, फिर उसे खोलने से पहले बोला, कौन है? बाहर से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, अजी मेहरबान, हम हैं, दरवाज़ा तो खोलिए। मैं बोलने वाली के दिमाग में पहुंच गया। पता चला वो बाजार हुस्न से आई है। इलाके के थानेदार ने उसे हुक्म दिया है कि वो मेरे कमरे में जाए। बाद में वह सिपाहियों के साथ आकर मुझे बदकारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करेगा। वो हुक्म की तामील के लिए आई थी। मैंने उसके अंदर यह एहसास बड़ी शिद्दत से पैदा किया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। वो मेरी मर्जी के मुताबिक दोनों हाथों से पेट पकड़कर हाय हाय करने लगी। वहां से पलटकर लड़खड़ाती हुई जीने के पास आई। जीने के निचले हिस्से में काउंटर के पास थानेदार 2 सिपाहियों के साथ खड़ा हुआ था। उसने ऊपर देखते हुए पूछा, क्या हुआ? वो जीने पर से आहिस्ता आहिस्ता उतरती और कराती हुई बोली, मेरे पेट में बहुत दर्द है, तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे अस्पताल पहुंचा दो, जल्दी करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। थानेदार ने नागवारी से एक सिपाही को बोला, इसे बाहर ले जाओ, किसी रिक्शा टैक्सी में बिठा दो, ये खुद चली जाएगी। मैं थानेदार के दिमाग में पहुंचा। वह तवाइफ को दिल ही दिल में गालियां दे रहा था।
ये वही थानेदार था जो गैर कानूनी असला फरोख्त करने वाले अफगान मुहाजिरों की पुश्त पनाही करता था और उनसे अपना हिस्सा वसूल करता था। होटल के अंदर फायरिंग से 3 अफगानी हलाक हुए थे, चौथा सिर्फ जख्मी हुआ था। उस जख्मी को अस्पताल पहुंचाया गया। उसने थानेदार को बयान देते हुए कहा था, फायरिंग की वजह समझ में नहीं आई। हमारे साथी का दिमाग चल गया था या वो तन्हा उस अजनबी के 50,000 हजम करना चाहता था। इसने हमें रास्ते से हटा रहा था। थानेदार को फायरिंग के सिलसिले में तफ्तीश करनी चाहिए थी, लेकिन उसके दिमाग में मेरे 50,000 रुपये के नोट फड़फड़ा रहे थे। उसने फौरन ही मंसूबा बनाया कि मुझे किसी इल्ज़ाम में फांस कर 20-25 हज़ार वसूल करेगा, फिर मुझे छोड़ देगा। उसका ये मंसूबा नाकाम हो गया था। वो गुस्सा से बुड़बुड़ाता हुआ चला गया। मैंने बाहर आकर दरवाजे को अंदर से बंद किया। अब वहाँ ख्याल ख्वानी करना मुनासिब नहीं था। वो फिर मुदाखलत के लिए आ सकता था। मैं एक खूबसूरत से पार्क में आया, थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर वहाँ से उठकर मस्जिद महाबत खान के गोशे में आकर बैठ गया। यहाँ कोई मुदाखलत नहीं कर सकता था। AR डगलस उर्फ सरदार अब्दुर्रहमान कार ड्राइव कर रहा था। उसके साथ अगली सीट पर बूढ़ी जासूसा बैठी हुई थी। कह रही थी, ये तदबीर अच्छी है। हेरोइन का रकीक मादा सिरिंज के जरिए सिगरेट के तंबाकू में इंजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन हेरोइन कहाँ मिलेगी? डगलस ने हंसते हुए कहा, यह यूरोप और अमेरिका नहीं है जहाँ हेरोइन बड़ी तलाश के बाद सैकड़ों डॉलर में मिलती है। हम राजा बाजार जा रहे हैं, वहाँ एक सैनमा के पास चने और मूंगफली की तरह हेरोइन मिल जाती है। वो बोली, हमारी नीलमा को वो साइंसदान आशिक गोल्ड लीफ सिगरेट पीता है और रोजीना जिसे फांस रही है वो डनहिल पीता है। ठीक है, मैं दोनों ब्रांड खरीद लूँगा। वो ड्राइव करता हुआ राजा बाजार तक आया। वहाँ एक जगह कार रुक कर बोला, तुम यहाँ बैठी रहो, मैं हेरोइन फरोशों को तलाश करता हूँ। वो कार से उतरकर एक तरफ जाने लगा। आगे जाकर एक गली में मुड़ गया। मुनशियात फरोख्त करने वालों को साइन बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका हुलिया और राजदारी का अंदाज बता देता है कि मतलूबा नशा उनसे हासिल हो सकता है। वो एक गली से होता हुआ दूसरी गली में आया। दुकानदारी का वक्त था। लोगों की अच्छी खासी आमदोरफ्त थी। इस भीड़ में हीरोइन फरोश आसानी से नजर नहीं आ सकते थे। वो तीसरी गली में आया। वहां मैंने उसके जरिए एक सुपेरे को देखा। वो सर पर सांप का पटारा रखे बीन बजाता आ रहा था। उसे देखते ही मैंने सोचा, सिगरेट में सांप का जहर भी इंजेक्ट किया जा सकता है। डगलस ने मेरी मर्जी के मुताबिक सुपेरे को रोककर पूछा, क्या सांप का तमाशा दिखाते हो? वो सर से पटारा उतारते हुए बोला, जी साहब, बड़े मजे का तमाशा होता है, आप देखेंगे। पहले ये बताओ, तुम्हारे पास जहरीले सांप हैं? अजी, हम तो जहरीले सांपों से खेलते हैं। हमारे पास एक नहीं 1 दर्जन सांप हैं। क्या उन सांपों का जहर मिल सकता है? जरूर मिल सकता है। उसने जेब में हाथ डालकर एक शीशी निकाली। उसमें जर्द रंग का रकीक मादा था। वो शीशी को हिलाते हुए बोला, ये बड़ा जबरदस्त जहर है। इसका एक छोटा सा कतरा जुबान को छू ले तो बंदे को अच्छी तरह तड़पने की भी मोहलत नहीं मिलती। वो देखते ही देखते मर जाता है। डगलस ने कहा, किसी को मारने के लिए नहीं, एक दवा तैयार करने के लिए जहर चाहता हूँ। उसने जेब से 1,000 रुपये का नोट निकालकर उसे दिया। सुपेरे ने खुश होकर नोट को झपट लिया। उसे जल्दी से तय करके कमीज की अंदरूनी जेब में छुपा लिया। फिर वो शीशी डगलस को दे दी। डगलस ने उसे कोट की अंदरूनी जेब में रखा, फिर वहां से पलट कर जाने लगा। मैंने उसके दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद छोड़ दिया और उसकी अपनी सोच में कहा, मैं राजा बाजार के एक रास्ते के किनारे कार रोक कर आया हूँ। वहाँ मिसेज रॉबिन अगली सीट पर बैठी मेरा इंतजार कर रही हैं। उसने मिसेज रॉबिन उस बूढ़ी जासूसा को कहा जो मिसेज डगलस कहलाती थी। मैंने उसकी याददाश्त से ये बुला दिया कि उसने जहर से भरी हुई एक शीशी खरीदी है और उसे कोट की अंदरूनी जेब में छुपा रखा है। उसे एक अफगानी लड़का नजर आया। उसके साथ एक पंजाबी जवान भी था। उसके मेरे कपड़े और हुलिया बता रहा था कि वो गलत धंधा करते हैं। डगलस ने उनके पास आकर टूटी फूटी उर्दू में कहा, जो मैं मांगता है वो तुम्हारे पास है? पंजाबी जवान ने पूछा, क्या मांगता है? वो बोला, फिल्मी हीरोइन नहीं मांगता, दूसरा हीरोइन मांगता। जवान ने अफगान लड़के को इशारा किया। उस लड़के ने हीरोइन की एक पुड़िया निकाल कर दी। डगलस ने 50 रुपये देकर 2 पुड़ियाँ खरीद लीं। फिर उन्हें कोट की ऊपरी जेब में रखकर अपनी गाड़ी के पास आ गया। मैं उसे छोड़कर नीलमा के पास पहुंचा। वो अपने आशिक के साथ शक्कर पड़ियाँ की बुलंदी पर खड़ी हुई इस्लामाबाद की जगमगाती रोशनियां देख रही थी। उसके आशिक का नाम हुस्न इत्तफाक से आशिक हुसैन था। मैं उसकी आवाज़ सुनकर उसके दिमाग में आया और ख्यालात पड़ने लगा। वो बहुत ज़हीन नौजवान था। उसे साइंस के मौजू से बेहद दिलचस्पी थी। उसकी दिलचस्पी और जहानत के पेश नज़र उसे एटमी प्लांट की लेबॉर्ट्री में मुलाजमत दी गई थी। नाम आशिक था, लेकिन वो आशिक मिजाज नहीं था। नीलमा जैसी हसीन और नौजवान लड़की की तरफ वो खुद माइल नहीं हुआ था। नीलमा उसे अपनी तरफ माइल कर रही थी। वह इब्तदा में उसे कतराने की कोशिश करता रहा, फिर रफ्ता रफ्ता उससे मुतासिर होने लगा। वो अच्छी लगने लगी। आशिक हुसैन उसकी आरजू करने लगा, लेकिन यह आरजू इसी हद तक थी कि वो सामने होती तो उसका हाथ थाम लेता, लेकिन उसे शिद्दत से तलब नहीं करता था। उसका हाथ थामकर संजीदा और नॉर्मल रहता था। नीलमा ने एक दिन बेजार होकर डगलस से कहा, वो मेरा हाथ ऐसे पकड़ता है जैसे बच्चा आइसक्रीम कोन दोनों हाथों से थाम लेता है। मैं अदाएं दिखाने और उसे तड़पाने के लिए हाथ छुड़ाती हूँ तो वो गदा छोड़ देता है। जब तक मैं आगे ना बढ़ूँ वो मुझे हाथ नहीं लगाता है। ऐसे तो बरसों गुजर जाएंगे और उसके इश्क में दीवानगी पैदा नहीं होगी। जब तक वो मजनू नहीं बनेगा, जुनून में लेबॉर्ट्री की बातें नहीं करेगा। तब डगलस ने यह प्लानिंग की थी कि आशिक हुसैन को और दूसरी लड़की जरीना के महबूब को नशे का आदी होना चाहिए। औरत और नशे में यह फ़र्क होता है कि औरत दिल को लगती है, नशा दिमाग को लगता है।
जो मोहब्बत में नहीं झुकते वो नशे में असीर हो जाते हैं। रोजीना अपने शिकार के साथ कार में बैठी पिंडी से इस्लामाबाद जा रही थी। उसके शिकार का नाम महबूब अली था। वो एटमी प्लांट में साइंस लेबॉर्ट्री का इंचार्ज था। वहाँ साइंसदानों की ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया करता था। इन चीज़ों का बाकायदा हिसाब रखता था। रोजीना को सही मालूम हो सकता था कि एटम बॉम्ब की तैयारी के लिए महबूब अली कितनी यूरेनियम वगैरह मुहैया कर रहे, लेकिन महबूब अली भी हसीन औरतों के मामले में पत्थर था। रोजीना से बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं था। वो मिलने आती तो उसके साथ तफरीह में थोड़ा बहुत वक्त गुजार लेता था। अगर ना आती तो शिकायत नहीं करता था। रोजीना यही शिकायत कर रही थी, मैं कल तुमसे मिलने नहीं आई और तुमने पूछा तक नहीं कि मैं क्यों नहीं आई। वो डनहिल के पैकेट से एक सिगरेट निकालकर सुलगाते हुए बोला, इसमें पूछने की क्या बात है? तुम इसलिए मुझसे मिलने नहीं आई कि मुलाकात का मूड नहीं होगा या किसी मसरूफियत में उलझ गई होगी? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बीमार थी। मेरा फ़ोन नंबर तुम्हारे पास है। तुमसे इतना भी ना हुआ कि फ़ोन करके खैरियत मालूम कर लेते? रोजीना, खैरियत मालूम करना, तुम्हारी बीमारी से परेशान होना, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना बड़ी अहम जिम्मेदारी है। मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए ये जिम्मेदारियां और परेशानियां उठाता हूँ। अगर हसीन और जवान लड़की की जिम्मेदारी कबूल करता रहूँगा तो फिर किसी काम का नहीं रहूँगा। और सरकार ने मेरे काम से मेरी ध्यानतदारी और राजदारी से खुश होकर ही एक अहम शोबे का इंचार्ज बनाया। वो अंदर ही अंदर कुड़ कर रह गई। ये यकीन हो गया था कि एक पत्थर से सर टकरा रही है। इस पत्थर को मोम करने का बस एक ही तरीका रह गया था कि इसे नशे का आदी बनाया जाए। डगलस ने उसे कहा था कि वह अपने पर्स में डनहिल का पैकेट छुपा कर ले जाएगी और मौका देकर महबूब अली का पैकेट उठाकर अपने पर्स में रखेगी और पर्स वाला पैकेट महबूब अली के पास रख देगी। दूसरे दिन नीलमा भी यही करने वाली थी। मैं दिमागी तौर पर मस्जिद में हाजिर हो गया, फिर वहां से उठकर बाहर आ गया। मस्जिद में बैठकर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं था। अगरचे डगलस मुल्क का दुश्मन था और हमारे दीन का दुश्मन था। यहूदी होकर मुसलमान बना हुआ था। इसके बावजूद मेरे अंदर की ईमान ने कहा, मस्जिद मुकाम इबादत है। जुनूनी कातलों ने तो सजदों में भी मोमिनों की गर्दनें काटी हैं और मैं किसी काफिर के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं जुनूनी नहीं हूं। मैं फुटपाथ पर चलता हुआ एक बंद दुकान के थड़े पर आकर बैठ गया, फिर डगलस के पास आ गया। वो घर पहुंच गया था और बूढ़ी जासूसा के साथ रात का खाना खा रहा था। उसके साथ तीसरी लड़की भी खाने में मसरूफ थी। मैंने डगलस को मेज पर से उठा दिया। बूढ़ी ने पूछा, क्या बात है, खाना पसंद नहीं है? बहुत पसंद है, खाना लजीज हो तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बदहजमी हो जाती है। मैं अपने बेडरूम में जाकर नशीले सिगरेट तैयार कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करना। वो अपने कमरे में आ गया। एक मेज़ पर सिगरेटों के 2 पैकेट रखे हुए थे। उनमें से एक आशिक हुसैन का ब्रांड था और दूसरा महबूब अली के लिए था। पास ही एक सिरिंज रखी हुई थी। वो कोट की ऊपरी जेब से हेरोइन की पुड़िया निकालकर उसके सफूफ को पानी में घोलकर रकीक बनाना चाहता था ताकि उसे सिरिंज के जरिए सिगरेट में इंजेक्ट कर सके। उसने ऊपरी जेब से पुड़िया नहीं निकाली, अंदरूनी जेब से जहर की शीशी निकाली, फिर मेज़ के पास आकर बैठ गया। पहले सिगरेटों के पैकेट को खोला, उसमें से 5 सिगरेट निकालकर मेज़ पर रखे, फिर जहर की शीशी को खोला, सिरिंज उठाकर शीशी के जहर को उसमें मुंतकिल किया, फिर एक एक सिगरेट उठाकर उसके तंबाकू में सुई पेवस्त करके उस जहर को इंजेक्ट करने लगा। इस काम से फारिग होकर उसने शीशी को बंद किया, उसे कोट की अंदरूनी जेब में रखा, फिर वहां से उठकर दरवाज़ा खोलकर बोला, 1 कप चाय मिल सकती है? बूढ़ी ने कहा, ज़रूर, अभी लाती हूँ। वो मेज़ के पास आकर बैठ गया। वहां से एक सिगरेट को उठाकर होंठों में दबाया, फिर उसे लाइटर से सुलगाकर कश लेने लगा। पहले ही कश में एहसास हुआ कि तंबाकू का मज़ा कुछ और हो गया है। नशा करने वालों के लिए बहुत ही अजीब और अनोखा सा मज़ा था। डगलस शराब और सिगरेट का आदी था, इसलिए उस सिगरेट के मज़े में अगर थोड़ी सी करवाहट थी तो वो भी अच्छी लग रही थी। अच्छी ना लगती तब भी मैं उसे कश लगाने पर मजबूर करता रहता। जब वो खुद ही से दिलचस्पी लेने लगा तो मैं उसे छोड़कर बूढ़ी जासूसा के पास आ गया। उस वक्त नीलमा और रोजीना भी आ गई थी। रोजीना खाने की मेज़ पर बैठकर एक प्लेट में सालन लेते हुए बोली, बड़ी भूख लगी है। वो कमबख्त महबूब अली इश्क के मामले में तो बिल्कुल गधा है, इस पर कंजूस भी है, कभी किसी रेस्तोरां में नहीं जाता है। आओ नीलमा, तुम भी शुरू हो जाओ। वह मुस्कुराते हुए बोली, मेरा वो बड़ा फराख दिल है, मैं उसके साथ खा चुकी हूँ। बूढ़ी एक प्याली चाय लेकर डगलस के कमरे की तरफ जा रही थी। नीलमा ने कहा, मम्मी मेरी बाएं आंख फड़क रही है, ये नहुसत की अलामत है ना? मम्मी ने कहा, सब कहने की बातें हैं, जवानी में मेरी आंख फड़कती थी तो दिल फेंक नौजवान समझते थे मैं आंख मार रही हूँ। तीनों लड़कियां हंसने लगी। वो चाय लेकर कमरे में आई, फिर डगलस के सामने मेज पर प्याली रखकर बोली, धुएं में अजीब सी बू है, क्या हेरोइन पी रहे हो? हाँ, नशीला सिगरेट आजमा रहा हूँ। कैसा लग रहा है? ऐसा सुरूर महसूस कर रहा हूँ कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मैंने बूढ़ी जासूसा को भी पीने पर आमादा किया। वो मेज़ पर से एक सिगरेट उठाकर बोली, ज़रा मैं भी देखूँ कैसा सुरूर होता है। वो सिगरेट सुलगाकर कश लगाने लगी। मेरा ख्याल था जहर फौरन असर करेगा और कश लगाने वाला इसकी तलखी महसूस करेगा। इसके बरक्स डगलस अभी तक जिंदा था और सिर्फ नशे में मस्त हो रहा था। थोड़ी देर में बूढ़ी जासूसा भी मस्ती में आने लगी। मैंने तीसरी लड़की को कमरे में लाकर उसे भी एक सिगरेट पीने पर मजबूर किया। नीलमा बाथरूम में थी। मैंने रोजीना के होंठों तक भी वो सिगरेट पहुंचा दिया। कमरे की महदूद फिजा में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। मैं जिसके दिमाग से निकल जाता था वो घुटन से परेशान होकर बाहर चली जाती थी, लेकिन सिगरेट नहीं छोड़ती थी। उसका नशा मस्त कर रहा था।
मैं हैरान था, मेरी मेहनत रायगां जा रही थी। वो चारों जिंदा थे। नीलिमा ने बाथरूम से आकर नागवारी से पूछा, कैसी बू फैली हुई है, तुम सब बाजमात सिगरेट क्यों पी रही हो? मैंने नीलिमा को सिगरेट नोशी पर मजबूर नहीं किया। मेरी कोशिशों का खातिरख्वाह नतीजा नहीं निकला था। मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। एक सिपाही मेरा बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछ रहा था, इधर क्यों बैठा है, क्या इरादा है? आसपास की दुकानें बंद हो गई थीं। मैं एक दुकान के थड़े पर बैठा हुआ था। ऐसे वक्त दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने वाले ही मौका की ताक में बैठे रहते हैं। सिपाही शुबा करने में हक बजानिब था। मैंने उठते हुए कहा, मैं जरा थक कर बैठ गया था। मैं जाने लगा, उसने पूछा, एक सिगरेट होगा? मैंने जेब से 10 का एक नोट निकाल कर दिया, फिर आगे बढ़ गया। अब इत्मीनान से होटल के कमरे में बैठकर डगलस और उसकी जासूस फैमिली से निमटना चाहता था। ये बात समझ में आ गई थी कि सुपेरियर ने डगलस से फ्रॉड किया था। जहर के बजाय कोई नशीली चीज़ दे गया था। मैं होटल में आया। मेरी अदम मौजूदगी में मुलाजिम सफाई कर गया था। कमरा साफ सुथरा नजर आ रहा था। मैं बिस्तर पर आकर लेट गया। फिर ख्याल ख्वानी की परवास करता हुआ डगलस के दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसका दिमाग नहीं मिला। मैं फौरन उठकर बैठ गया। जहर ने अब अपना असर दिखाया था। वो मर चुका था। मैं बूढ़ी जासूसा के दिमाग में आया। वो जिंदा थी, मगर फर्श पर पड़ी हुई एड़ियां रगड़ रही थी। तीसरी लड़की की भी यही हालत थी। दोनों की सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। रोजीना नीलिमा को झंझोड़कर कह रही थी, मुझे बचाओ, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी, गाड़ी निकालो, मुझे अस्पताल ले चलो। नीलिमा दौड़ती हुई बाहर जाने लगी। रोजीना ने बाहर जाने से पहले पलटकर कमरे में देखा। मम्मी और उस तीसरी लड़की के दीदे फैलकर साकित हो गए थे। उनकी मौत देखकर वो चीख पड़ी। दौड़ती हुए कमरे से दूसरे कमरे में आई। वहां से हांफती हुई कॉरिडोर में पहुंची। उसका सर चकरा रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। बाहर नीलिमा कार के पास खड़ी कह रही थी, जल्दी से आओ, अस्पताल करीब ही है। वो कहते कहते रुक गई। जरीना बाहर बरामदे में आते ही चकरा कर गिर पड़ी थी। वो दौड़ती हुई जरीना के पास आई। उसकी सांसें अटक अटक कर आ रही थीं। नीलिमा ने पूछा, आखिर ये क्या हो रहा है? क्या खाने में कोई जहरीली चीज थी? जरीना कहना चाहती थी कि सिगरेट जहरीला, लेकिन जुबान नहीं हिल रही थी। नीलिमा को सिगरेट के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उसने बड़ी देर तक धुएं से भरी हुई फिजा में सांस ली थी। जब रोजीना ने उसके सामने दम तोड़ा तो वो एकदम से उछलकर खड़ी हो गई। एक सिमत दौड़ती हुई कोठी के हाथे से बाहर जाती हुई चीखने लगी, बचाओ, मुझे बचाओ, सब मर गए, मैं भी मरने वाली हूं। एक बार भोपाल में जहरीली गैस फैल गई थी। उस जहरीली फिजा में सांस लेने वाले सैकड़ों लोग मर गए थे और हजारों अपाहिज हो गए थे। नीलिमा समझ रही थी कि उसके घर की और शायद शहर की फिजा भी जहरीली हो गई है। इसीलिए एक के बाद एक मरता जा रहे और अब उसकी बारी है। बदहवासी में वो कार को भूल गई और मदद के लिए चीखती हुई दौड़ती जा रही थी। उसी वक्त मेरी ख्याल ख्वानी का सिलसिला टूट गया था। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी।